हमने शिक्षा को जो व्यवसाय से जोड़ा या जोड़ने की कोशिश की, वो बड़ा एक तरीके का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ रही। तो आज लोग बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट, इंजीनियर, एमबीए वगैरह आ रहे हैं, लेकिन हम बेहतर इंसान नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। एक हमेशा मतलब मसीहा की तलाश होती है कि कोई आएगा और सब बदल देगा। कोई अवतार आएगा, कोई ऐसा आएगा, हर व्यक्ति को इसी चीज़ का इंतज़ार है। काम करने में वो नहीं है और हमने इतिहास से हम लोग सीखते नहीं हैं। तो आर्थिक सुधार हमने कर लिए, लेकिन समाज सुधार नहीं हुए। लैंड रिफ़ॉर्म बहुत कम हुआ है, उत्तर भारत वगैरह में नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ़ॉर्म नहीं हुआ है, जो इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म नहीं हुआ है। तो तमाम अगर हम रिफ़ॉर्म्स की बात करते हैं अपने आप को सुधारने का, तो वो काम जो है हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बहुत धीरे हो रहा है या उसमें बड़ी सारी अड़चनें आती हैं। शुक्रवार को मेरा फ़िल्म रिव्यू छपता था, तो बड़ा लोगों को लगता था कि उन्होंने क्या लिखा है फ़िल्म के बारे में और लोग पूछते भी थे कि कैसे फ़िल्म रिव्यू लिखा जाता है। तो कई लोगों ने मेरी मैं फिर कहूँगा मदद करी, ये सब लिखना एकदम से नहीं आता और सीखने को मौका मिलता है। तो उस समय मैंने देखा था सोनिया गांधी के व्यक्तित्व का एक तो बोलती बहुत कम थी, हर चीज़ में लेकिन रुचि लेती थी और तीसरी बात जो राजनीतिक संवाद हो रहा होता था, उनको कभी उन्होंने दरवाज़ा नहीं बंद किया। बॉलीवुड में उस तरीके का सोशल कमिटमेंट नहीं है। वो फैशन वाला रोल ज़्यादा रहता है। जैसे कंगना ने अभी बयान में भी कहा कि मैं तो बेस्ट बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड, ये उन्हें पता नहीं है कि बेस्ट पार्लियामेंटेरियन तो आप 4-5 टर्म आपको करने पड़ेंगे, तब आपको लोग आपकी समीक्षा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और साहित्य तक के स्टूडियो में आज मेरे साथ मौजूद हैं रशीद किदवई जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जो लोग टेलीविज़न देखते रहे होंगे या अंग्रेजी का समाचार पत्र पढ़ते रहे होंगे, उनके लिए रशीद जी का नाम नया नहीं है। जाने-माने पत्रकार, स्तंभकार, लेखक और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जिन्होंने लगातार न केवल देश की जो सबसे बड़ी सत्ता का केंद्र है प्रधानमंत्री कार्यालय को लगातार कवर किया, बल्कि ऑब्जर्वर फाउंडेशन में सीनियर फेलो के रूप में भी लगातार पढ़ने लिखने से जुड़े रहे हैं। आपकी ढेर सारी किताबें आ चुकी हैं जिनमें लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, सिंधिया राजघराना, ये अंग्रेजी में पहले आई थी। फिर हिंदी में अनुवाद आया इसका, द हाउस ऑफ सिंधियाज के नाम से, अ सागा ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड इंट्रिग हाँ, इंट्रिग्यू। हाँ। ठीक है। और इसके अलावा द स्कैम नेशन, द नागरवाला स्कैंडल, ये किताब भी अभी अभी आई है। इस पर हो सकता है आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे शब्दरथी कार्यक्रम में, चूँकि ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और एक ऐसे स्कैंडल के बारे में है, जिसके बारे में पुराने ज़माने के लोग तो जानते होंगे, इंदिरा गांधी के ज़माने के, नई पीढ़ी नहीं जानती होगी। लाखों का मामला है, लेकिन अभी जोड़ेंगे तो सैकड़ों करोड़ के ऊपर जाएगा। क्या है इस पर हम लोग जब बात करेंगे तब। बैलेट एक पुस्तक है, इसके अलावा भी नेता अभिनेता हिंदी में होगा, अंग्रेजी में उस पुस्तक का नाम अंग्रेजी में भी नेता अभिनेता ही है। और सोनिया गांधी पर 24 अकबर रोड, जो पहली पुस्तक जिससे आपने एक तरह से मैं कहूँगा कि लेखन जगत में प्रवेश किया, इन सारी पुस्तकों पर विस्तार से बात करेंगे। हो सकता है मुझसे कुछ पुस्तकों का नाम छूट गया हो, उस पर भी जानेंगे। सबसे पहले रशीद जी, आपको मैंने स्वागत कर दिया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी लेखकीय यात्रा है और पत्रकारिता की यात्रा है, और आपके पास भारतीय राजनीति का एक गहन अनुभव रहा है लंबे समय से, 3 दशक मैं समझता हूँ कि इसके आसपास, इससे अधिक का ही होगा। ये शुरुआत आपकी कैसे हुई? आप की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? हालाँकि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कार्यक्रम को तमाम युवा लड़के देखते हैं, छात्र देखते हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग देखते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि कोई भी यात्रा किस रूप में शुरू होती है और जब आप लगातार पढ़ते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं। धन्यवाद पांडे जी। पहली बात तो मैं आपको बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे बारे में इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, इतनी मेरी तारीफ़ की। उसका हो सकता है ये मेरे लिए सम्मान की बात नहीं, है, नहीं, आप मैं उसके लायक भी नहीं हूँ। देखिए बड़ा एक आपने सवाल किया और इसका बड़ा दिलचस्प सा जवाब है।
तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बाराबंकी का। लखनऊ में मेरी पैदाइश हुई और हमारा घर में एक पढ़ने-लिखने का माहौल था। मेरे चाचा अखबार वो निकालते थे और वो फ्रीडम स्ट्रगल के मेरे नाना और दादा तमाम लोग उसमें शामिल थे। तो हमारा परिवार जो था काफ़ी तौर से साहित्य के रूप में सक्रिय रहा और मुझे जो था मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में, और उनका बड़ा ख्वाहिश थी कि मैं सिविल सर्विस सिविल अटेम्प्ट सर्विस। करूँ। और जिस दिन और मैं जो था जब कॉलेज में पहले मैंने लखनऊ में मैं रहा, लखनऊ के बाद में फिर मेरे पिताजी की दिल्ली पोस्टिंग हो गई। तो यहाँ के ऊपर एक पुरानी दिल्ली में एक स्कूल मेरा बड़ा एक दिलचस्प चीज़ रही और आपको भी शायद उसपे लगेगा कि पहला जो मैं स्कूल में गया तो वो स्कूल का नाम था एंग्लो अरेबिक स्कूल, अजमेरी अच्छा, गेट के ऊपर जी, है। जी। और वो बड़ा मतलब उर्दू मीडियम था, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम, वो सारा वो हुँ, था। पढ़ाई-लिखाई का बहुत अच्छा केंद्र नहीं था, इतिहास ज़रूर था वहाँ। जो दिल्ली कॉलेज पुराना जो कहलाता था, जी, जी। उसमें गालिब भी पढ़ा भी था, पढ़ाया भी था, तमाम उसका इतिहास था। उसके बाद मैंने वहाँ से, क्योंकि मैं कस्तूरबा गांधी मार्ग पे रहता था, तो मैंने भारतीय विद्या भवन था, मैं जी, जी। वहाँ आया। हुँ, हुँ। भारतीय विद्या भवन का बड़ा एक अच्छा नाम था, पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छी थी और उसकी एक बड़ी एंग्लो अरेबिक हाँ, स्कूल से भारतीय विद्या भवन की एक माहौल भी अलग थोड़ा-सा था। अलग था। जी। अब हमें धर्म और संप्रदाय का बात करते हुए बड़ी हिचक होती है आज भी। तो मतलब वो पूरे स्कूल में ही शायद होगा कि अकेला मैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं था कि अकेला कोई मुसलमान छात्र होगा, लेकिन मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा और लोगों ने मुझसे बहुत वहाँ टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ सबने मेरे साथ बहुत जो स्नेह उसको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। जी, और उसमें मुझे भारतीय संस्कृति और बहुत सारी चीज़ों को देखने समझने का मौका मिला। मौका मिला। उसके बाद फिर मैं जब वहाँ स्कूल से निकला तो मैं कॉलेज में, तो मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में आया। तो वहाँ के ऊपर रोज़ सुबह जो थी वो होती थी, जो प्रेयर प्रेयर। होती थी वो चैपल में जाकर के, चर्च में जाकर के वो। तो मैं बड़े अपने आप को आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे जो हमारे लोगों की जो ऐसी सामाजिक और जो उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएँ होती हैं, उसका मुझे थोड़ा तीनों जगह चखने का मौका मिला। और मुझे लगा कि उसमें बड़ी समानताएँ हैं बहुत ही। और सब लोगों का जो है, जैसा हम मानते हैं हमारे देश का जो मिज़ाज है, उसको भी मुझे लगता है ये ऐसा कोई जानबूझ के नहीं किया गया, लेकिन हालात ने ऐसा बनाया कि आज जो कोई मतलब कड़वी बात कहता है, तो मुझे बड़ा असहज लगता है और अजीब-सा लगता है, क्योंकि मुझे कोई कहे कि कौन बेहतर है, कौन ये है, तो मैं उस पोज़ीशन में नहीं होता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा पढ़ने-लिखने में मौका मिला। लेकिन साहब मेरा कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने-लिखने में वैसा नहीं था, क्योंकि मैं कॉलेज में मैंने बीए पास कोर्स किया। सेंट स्टीफेंस में बीए पास को कहते हैं ढाबा ऑनर्स, क्योंकि बच्चे लड़के जो थे वो ढाबे के सामने बैठे रहते थे। नहीं, लेकिन सेंट स्टीफेंस में एडमिशन आज के समय में आप जिस बात को बहुत सहजता से कह रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली का सर्वाधिक प्रतिष्ठित कॉलेज है सेंट स्टीफेंस, और वहाँ एडमिशन अ, अभी आज के समय में जिन लोगों का प्रवेश होता है वहाँ, रशीद जी मेरे जानने वालों में, नॉन क्रिश्चियन लोगों में बहुत गिनती के लोगों का एडमिशन होता है जो उस विद्यालय में होता है। और नंबर परसेंटेज मुझे लगता नहीं कि 90 से नीचे कभी कट ऑफ आ रहा होगा अभी भी सेंट स्टीफेंस का। देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित कॉलेज है, और भले ही पास कोर्स किया है, वहाँ पास कोर्स में भी एडमिशन अगर आज आप छात्र हैं लेने जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि हुँ। कितनी बड़ी बात है जिसको आपने बहुत सहजता से कहा। मैं यहाँ से हमारी बात, चूँकि आपने 2 माहौल की बात की, और भारत में मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं आप, और शुरुआती बातचीत हमारी आपकी शिक्षा से ही हुई, और आपने एक बात कही कि मैं पास कोर्स लिया था, मैं औसत छात्र था। इसके पीछे आपने 2 और भी वजह हैं, क्योंकि पिताजी चाहते थे, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि चूँकि आप सिविल सर्विसेज में नहीं गए, तो आप मान सकते हैं उन लोगों की नज़र में ये रहा होगा। साइंस नहीं लिया, तो ये एक वजह हो सकती है। और जो पारिवारिक पृष्ठभूमि जिसका आपने बताया, अगर सभी पढ़ने-लिखने वाले लोग हैं, तो आकलन भी वैसे ही होगा। समाज में हाँ जी। दूसरों की तुलना नहीं की जाएगी। पिताजी अगर खुद केंद्रीय सेवा में थे, तो ये होगा कि भई लड़का क्या कर रहा है। और उस समय पढ़ाई-लिखाई में जब आर्ट्स सब्जेक्ट लिया और पास कोर्स लिया, तो उनको लगेगा कि भाई ये तो कोई पढ़ने-लिखने वाला नहीं। लेकिन क्या हमारी जो शिक्षा पद्धति है और जो शिक्षा का महत्व है हमारे परिवारों में, ऐसी क्या वजह है कि स्वतंत्र भारत के में जो अभिजात्य वर्ग है, या जो शैक्षणिक बौद्धिक रूप से जागरूक वर्ग है, वह तो शिक्षा की अहमियत को समझता है।
लेकिन गरीब तबके में वह चाहे किसी भी समुदाय का हो, चाहे जी, वह हिंदू हो, चाहे वह दलित हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहाँ तक कि कोई भी समुदाय हो, वहाँ हम शिक्षा के रूप में वह जागरूकता क्यों नहीं पैदा कर सके, जो जागरूकता मैं कह सकता हूँ कि गुलामी के दौर में भी एक तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, जामिया मिलिया भी ले लीजिए आप, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ले लीजिए, काशी विद्यापीठ ले लीजिए। इसकी क्या वजह पाते हैं आप लंबे समय से? जी, जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया और हमें लगता है कि देखिए हमने शिक्षा को जो व्यवसाय से जोड़ा या जोड़ने की कोशिश की, वो बड़ा एक तरीके का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ रही। आज आप देखें कि अधिकांश लोग जो हैं साइंस, कॉमर्स, टेक्निकल एजुकेशन में करना चाहते हैं, लेकिन उनको मानवीय जीवन की बड़ी जो छोटी-छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें, उससे वो उनको समझ में नहीं आता है। जैसे लोकतंत्र का क्या, लोकतंत्र में विरोध का क्या वो है या आपकी राय अलग-अलग होने की तमाम चीज़ों को जो है, वो शिक्षा के ज़रिए ही लोग हासिल करते हैं। और जब टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो ये तमाम मूल्य जो हैं, वो पीछे रह जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जब मैं छोटा था या मुझसे पहले वाले भी जनरेशन में, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब रशियन लिटरेचर पढ़ा और वो आसानी से उपलब्ध भी था, सस्ता भी था। कई मतलब टॉल्स्टॉय की किताबें, दोस्तोयेवस्की की किताबें, गोर्की की किताबें, तो बहुत सारी वॉर एंड पीस या आप कोई सी भी पढ़ें, तो आपको बहुत मानवीय जीवन के उतार-चढ़ाव जो हैं आपको महसूस होंगे और वो चीज़ें रह जाती हैं। या मुंशी प्रेमचंद को पढ़ें, आप कृष्णचंद्र की कहानियाँ पढ़ें, आपको बड़ा व्यंग के पीछे भी बड़ी गहरी-गहरी बातें होती हैं। तो वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। ये मैं सिर्फ़ एक फैशनेबल स्टेटमेंट नहीं कह रहा हूँ। अब जब जब ये जो आपने बात करी कि पास कोर्स और आर्ट्स के मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर इसका समाज में उस तरीके का वो व्यवसाय से जुड़े नहीं है। क्या आदमी गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है या टीचिंग में और बहुत ही उसमें सीमित एवेन्यू होते हैं। तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा एक तरह का समस्या हुई। तो आज लोग बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट, इंजीनियर, एमबीए वगैरह आ रहे हैं, लेकिन हम बेहतर इंसान नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आपने करी थी, वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का हमारे यहाँ उसका एक तसव्वुर नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई इंस्टीट्यूशन देखिए सर सैयद अहमद खान इतने साल पहले ये चीज़ सोच सकते थे। उसके बाद से आज तक आपने जो इशारा किया उसको मैं और जी, बढ़ा जी। के बता रहा हूँ कि उसके टक्कर का कोई बड़ा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन नहीं बना। नहीं बना। पैसे की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में भी मैं बता सकता हूँ आपको कि कम से कम आजकल लखपति होना तो कोई बड़ी बात नहीं, करोड़ तो होगा अगर आप मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे तो कम से कम नहीं 10,000 करोड़पति होंगे। जी। मतलब एक हाँ, मोटे-मोटे हाँ, तो वैसे सही ही कर रहा सही हूँ। सही बात। लेकिन वो कोई ऐसा एक इदारा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसको हम कह सकें। दक्षिण भारत में आप देखिए वहाँ के ऊपर फिर भी कोशिश होती है, संप्रदाय के नाम पे नहीं होती लेकिन शैक्षिक संस्थान जो हैं देश के जो पश्चिमी राज्य हैं और दक्षिणी राज्य हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। लेकिन हमारे ये उत्तर भारत में पूर्व के क्षेत्रों में इसका बड़ी कमी है। इसकी वजह क्या पाते हैं? वजह यही है कि लोगों को उतना कोई उसको एक तो बहुत ज़्यादा जो अब मैं उसमें जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा असल में क्या हुआ कि जो उस समय ठीक था कि जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो 1857 में जो एक बड़ा मतलब बहुत ही संघर्ष का दौर था और उसमें बहुत कठिन समय था। तो उस समय के लोगों ने जो धर्म की तरफ भी जिनका झुकाव था, उन्होंने अंग्रेज़ों का बहिष्कार करने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी और साइंस और टेक्नोलॉजी इसको भी बुरा समझा और दरकिनार किया। नेहरू ने उसकी किताब में भी लिखा है कि तो उससे वो बहुत 20-30 साल पीछे चला गया वो समुदाय और आज भी अगर आप कभी भी जो मदरसे वगैरह हैं, उनके जी, आप जी। लोगों से बात करें, एक सकारात्मक चर्चा करें, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि ये तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या दिला देगा? अल्टीमेटली तो आपको ईश्वर के सामने जाना है और वहाँ पर आपकी जो परीक्षा होगी, उसमें ये सब दुनिया का काम नहीं आएगा। तो इस तरह का जो डिस्कोर्स वो एक आज़ादी की लड़ाई का शुरू हुआ, लेकिन उसका रूप बिल्कुल बदल गया। रशीद भाई एक सवाल मेरा है कि आप चूँकि बात हम लोगों की कहीं से कहीं जाने लगी है। आपने भाग्यवाद, क्या आपको लगता है कि भाग्यवाद ने पूरे भारतीय महाद्वीप को, उपमहाद्वीप को, न केवल भारत की बात करूँ, पाकिस्तान, जी, जी। बांग्लादेश की, इसको कहीं न कहीं पीछे खींचा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा। हमारा पूरा समुदाय जो है वो अल्लाह, ईश्वर, भगवान इन पर इस तरह से समर्पित है, या हमारी जीवन में कुछ नकारात्मक घटता हो या सकारात्मक, तो हम उसमें श्रम की महत्ता को, ज्ञान की महत्ता को, प्रतिबद्धता को, इनकी तुलना में भाग्यवाद पर अधिक जोर देते जी, हैं। जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया और ये भाग्यवाद को जो है हमने धर्म से जोड़ा है, जबकि धर्म में बिल्कुल उल्टा है।
आप चाहे इस्लाम की बात करें, आप चाहे हिंदू धर्म की बात करें, कोई भी धर्म हो, उसमें सारा का सारा होता है ना कि मतलब आपको अपने कर्म करने हैं और यहाँ कर्म को छोड़ कर के लोग उसके ऊपर चले गए। और दूसरा ये है कि एक हमेशा मतलब मसीहा की तलाश होती है कि कोई आएगा और सब बदल देगा। कोई अवतार आएगा, कोई ऐसा आएगा, हर व्यक्ति को इसी चीज़ का इंतज़ार है। काम करने में वो नहीं है और हमने इतिहास से हम लोग सीखते नहीं हैं। जैसे कई बार आप यूरोप जाएँ आप, तो यूरोप को आपको 1900 मतलब वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, दूसरे वर्ल्ड वॉर, और उसमें बहुत ही ज़्यादा 10 लाख से मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए, 10 मिलियन। लेकिन आज वहाँ के ऊपर आपस में पता ही नहीं चलता कि कब फ्रांस खत्म हुआ और कब जर्मनी शुरू हो गया। और उसी के लिए जो एक-एक जगहों पर वहाँ पे चिन्हित जगह हैं कि वहाँ पर हज़ारों लाखों लोग मारे गए। फ़िल्म भी आई थी वो डनकर्क के बारे में, तमाम जगहों के ऊपर। हम हैं कि हम वही इतिहास का पुराना वो लेकर के वो मतलब बोझ अपने ऊपर लादे हुए हैं और हम अभी भी उसी मान्यताओं से बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये माइंडसेट की एक समस्या है। हाँ, हमें अपना ज़हन बदलना है और उसमें समाज सुधार की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म्स हुए और उसका फ़ायदा भी हुआ। देश में आज हम इतनी विकास, तरक्की तो हर तरह की देखते हैं और उसमें लोगों को रोज़गार भी मिले हैं। तो आर्थिक सुधार हमने कर लिए, लेकिन समाज सुधार नहीं हुए। लैंड रिफ़ॉर्म बहुत कम हुआ है, उत्तर भारत वगैरह में नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ़ॉर्म नहीं हुआ है, जो इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म नहीं हुआ है। तो तमाम अगर हम रिफ़ॉर्म्स की बात करते हैं अपने आप को सुधारने का, तो वो काम जो है हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बहुत धीरे हो रहा है या उसमें बड़ी सारी अड़चनें आती हैं। तो जब ग्रेजुएशन आपने पास कोर्स कर लिया, उसके बाद की यात्रा कैसे बढ़ी? पत्रकारिता की तरफ कैसे आए और घर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? ये सबसे जी, महत्वपूर्ण तो सवाल है। हुआ ये कि जब मैं कॉलेज में ही था तभी मैंने थोड़ा बहुत लिखने का काम शुरू कर दिया। जैसे फ़िल्म रिव्यू या ऑल इंडिया रेडियो में या स्पोर्ट्स के बारे में मैं लिखता था और मुझे कई लोगों ने उसमें काफ़ी मदद भी करी। कई सारे लोग हैं जिनका मैं बल्कि जी, नाम एक का लूँगा तो वो रहे, तो मैंने कॉलेज में ही लिखना शुरू कर दिया था और उसके बाद में मैंने तो मुझे पत्रकारिता का एक बायलाइन का एक चस्का होता है कि आपका नाम जी, छपे। जी। और वो बड़ा, तो मैं यू स्पेशल में जाता था, तो वो मिड डे अखबार निकलता था, उसमें हर शुक्रवार को मेरा फ़िल्म रिव्यू छपता था, तो बड़ा लोगों को लगता था कि उनने क्या लिखा है फ़िल्म के बारे में और लोग पूछते भी थे कि कैसे फ़िल्म रिव्यू लिखा जाता है। तो कई लोगों ने मेरी, मैं फिर कहूँगा, मदद करी। ये सब लिखना एकदम से नहीं आता और सीखने को मौका मिलता है। इस तरह से स्पोर्ट्स में मैं ये जो यहाँ पर दिल्ली सॉकर लीग होता था, ड्यूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट होता है अम्बेडकर स्टेडियम में, वहाँ रोज़ शाम को जाता था, फुटबॉल मैच देखता था और उसकी एक रिपोर्ट लिखता था, तो स्टेट्समैन में जाकर के। तो वहाँ पर क्या होता, कई नामी-गिरामी नाम आते थे, बाद में पूछते थे, "अरे! गोल किधर लेफ्ट से हुआ, राइट से हुआ?" और वो तो मैंने कहा, "अरे! ये बिना मैच देखे हुए भी जो है संजय दृष्टि से देख रिपोर्टिंग हो जाती है।" तो तमाम चीज़ें मुझे सीखने को मिली। पिताजी का हमेशा से आग्रह रहा कि सिविल सर्विस की तैयारी करो, लेकिन मुझे उसके बाद फिर मुझे एक स्कॉलरशिप मिल गई, तो मैं इंग्लैंड चला गया। तो मैंने वहाँ से एमए मास कम्युनिकेशन में किया लेस्टर यूनिवर्सिटी से। वहाँ भी लेस्टर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे भारतीय वो है। उस ज़माने में मुझे याद है कि श्रीदेवी की एक बड़ी मशहूर फ़िल्म आई थी, क्या नाम था? नगीना नागिन नागिन। नागिन। तो वो उसका वहाँ के ऊपर बड़ा पूरा एक सड़क के ऊपर लोगों ने नाम रख दिया था कि श्रीदेवी रोड। तो इस तरह का, तो वो लेस्टर में भी मुझे नगीना। जी, नगीना था। हुँ। नागिन तो पहले वो जी, फ़िरोज़ खान के। पुरानी थी। जी। वहाँ भी साहब देखिए गुजराती समुदाय बहुत, और मेरा स्कॉलरशिप का एक हिस्सा जो इंडियन कम्युनिटी ने दिया। और वो कौन लोग थे? वो ज़्यादातर वहाँ पर लेस्टर में गुजराती लोग थे और वो गुजराती लोग भी कोई एक किसी समुदाय के नहीं थे। तो बार-बार मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें सुखद रूप से बहुत हुई। तो मैं तो जब पीछे मुड़ के भई जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि देखो मेरे ऊपर कितने लोगों ने एहसान किए। मतलब एक तो जो उसकी होती है, जो स्कॉलरशिप होती है, जो आप पढ़ाई-लिखाई की जो मतलब जो फ़ीस होती है, वो थी, तो ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और वो उसमें इंडियन कम्युनिटी भी का भी योगदान था। और उस इंडियन कम्युनिटी में सब लोग शामिल थे और ज़्यादातर वहाँ पर गुजराती कम्युनिटी के लोग थे। तो उसके बाद मैं फिर यहाँ वापस आया, तब तक मेरा मन बिल्कुल बन गया था। तो मैंने एक दिन मैंने वो प्रीलिम्स का फॉर्म भी भर दिया था और उसका जिस दिन एग्ज़ाम होना था उस दिन मैं किसी उस पे असाइनमेंट पे चला गया। तो मेरे पिताजी काफ़ी रुष्ट भी हुए कि कम से कम एक बार बैठ तो जाते, दे तो देते कि एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे देते, तो फिर देखते मेन में क्या होगा, इंटरव्यू में क्या होगा। तो उस दिन से मेरा फिर वो नहीं हुआ। मैंने उसकी तरफ कोई भी और प्रोफ़ेशन नहीं देखा, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, आदमी इससे बहुत ज़्यादा जुड़, और रोज़ अखबार की दुनिया जो है बड़ी दिलचस्प और अजीब होती है। आप बहुत सारा परिश्रम भी करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें आपको अच्छी भी नहीं लगती, वो मेहनत बहुत करनी पड़ती है। लेकिन उसके साथ-साथ हर रोज़ नया एक नई हेडलाइन होती है।
तो पहले मैंने मतलब खेल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में था, पॉलिटिकल जर्नलिज्म में आया, तो बड़ा मुझे और उसी समय राजीव गांधी जी का निधन हो गया था हत्याकांड में, तो मुझे उनके वो लगा दिया कि जो वहाँ वो वर्मा कमीशन ऑफ इंक्वायरी, तो रोज़ मैं वहाँ जाता था। और फिर मुझे क्योंकि कोई लीगल पृष्ठभूमि नहीं थी, कानूनी वो, लेकिन जहाँ वो जिस तरह के तर्क दिए जाते थे और वो मुझे बड़ा लगा, मतलब मेरे लिए एक वो अपना अलग अनुभव था। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प हुई जो मैं आपको अभी से वो आगे जुड़ेगा। तो क्या हुआ, मैं वो नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार जो बाद में काफ़ी मैं तो कहूँगा बदनामी के उस दौर में भी आया, नहीं, लेकिन वो अखबार ने काफ़ी बहुत लोग। वो प्रतिष्ठित अखबार जी, था जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, और उस अखबार ने काफ़ी बड़ा नाम रहा है, नेशनल उससे हेराल्ड ज़्यादा का। हाँ, उससे ज़्यादा वो एक तरीके की वो थी, ट्रेनिंग ग्राउंड ट्रेंड था। हाँ, तो एक पैट्रियट नाम का अखबार निकलता था जी। और नेशनल हेराल्ड, ये 2 अखबार निकलते थे। यहाँ जितने भी दिल्ली में बाद में उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू सब में जाते थे। लेकिन उनकी सबकी ट्रेनिंग शुरू के पहले 2, 4, 5 साल वो सारे के सारे या तो नेशनल हेराल्ड या पैट्रियट में होते थे। तो राजीव गांधी हत्याकांड के बाद में वो मुझे उन्होंने भेज दिया कि आप अमेठी जाइए। क्योंकि सोनिया गांधी राजीव गांधी के निधन के बाद में वो सोनिया गांधी ने वहाँ के ऊपर एक वो कहलाती थी लाइफलाइन एक्सप्रेस, मतलब एक ट्रेन जाती थी, ट्रेन के डब्बे में डॉक्टर होते थे और वो वहाँ अमेठी, रायबरेली की और सुल्तानपुर के लोगों का इलाज करते थे। एक अनोखा टाइप का एक मतलब प्रयोग एक्सपेरिमेंट था, था। प्रयोग था। और वो सोनिया गांधी करती थी, उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया और उसमें बहुत सारी, तो हमारा एक तरीके का काम ये हुआ कि तो जहाँ-जहाँ मैं जाता था मैं देखता था और मैं ध्यान से उनको देखता था कि वो कोई बहुत ज़्यादा संवाद उनसे नहीं होता था। लेकिन वो हर चीज़ में एक तो वो दिलचस्पी लेती थी, दूसरी बात जो पॉलिटिकल लोग आते थे, वो मैं ये 1991-92 की बात कर रहा हूँ, तो उनसे वो बात सुनती थी, जवाब नहीं देती थी। तो मुझे ये बड़ा एक जिज्ञासा भी रहती थी कि ये इनको कोई राजनीति में रुचि नहीं है, कहीं न कोई अलग है, इनको कांग्रेस पार्टी ने 1991 में वो 2 दिन बाद, और वो भी बड़ी मुझे लगता है अटपटी बात थी। आज मैं आपके सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि राजीव गांधी की हत्या होती है श्री पेरुम्बदूर में, वहाँ से उनकी बॉडी लाई जाती है और उसके बाद ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है और वर्किंग कमेटी की मीटिंग में एक रेज़ोल्यूशन पास होता है कि सोनिया गांधी जो है वो कांग्रेस की नेतृत्व सँभाले। उस समय जब राजीव जी का अंतिम संस्कार भी नहीं होता है। गुलाम नबी आज़ाद और प्रणब मुखर्जी ले जाकर के सोनिया गांधी को वो सीडब्ल्यूसी का लिखित प्रस्ताव लेके जाते हैं और वो उसका इनकार कर देती हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं होती है। उसके बाद में आके प्रणब मुखर्जी से सवाल किया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। उनसे पूछा जाता है कि ये क्या सोनिया गांधी क्या कांग्रेस की विधिवत मेंबर है? 4 आने की मेंबरशिप होती थी गांधी जी के समय से जी, कांग्रेस की, जी। तो 4 आना मेंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो सोनिया गांधी भावनात्मक, प्रणब दा तो शब्दों के माहिर थे, उन्होंने जी, कहा नो, नो शी इज़ इमोशनली अटैच्ड टू अस। तो एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस का मेंबर नहीं जी। था, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी एक तरीके से राजनीतिक धरोहर पेश सौंप की और उन्होंने उसको ठुकरा दिया और वो पूरा पीरियड जो था 91 से 98 तक चलता रहा। 98 में वो फिर सक्रिय रूप से आई। लेकिन मेरे लिए वो चीज़ें, मुझे कभी पता नहीं था कि मैं उनके बारे में लिखूँगा। लेकिन वो पीरियड जो मैंने देखा, समझा और उसका जो एक तरीके में गवाह रहा चश्मदीद, वो मुझे बाद में बड़ा काम आया। तो उस समय मैंने देखा था सोनिया गांधी के व्यक्तित्व का, दो एक तो बोलती बहुत कम थी, हर चीज़ में लेकिन रुचि लेती थी और तीसरी बात, जो राजनीतिक संवाद हो रहा होता था, उनको कभी उन्होंने वो दरवाज़ा नहीं बंद किया। तो कांग्रेस के सांसद और विदेशी लोग और बहुत से जो देश उसमें उस समय आते, सब लोग जो थे, वो 10 दिन पर जाते थे और वो उनकी बात सुनती थी। तो बात सुनना मुझे लगा कि ये इसमें कुछ मामला है। जबकि वो बार-बार कहती थी कि वो उनको राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आएँगी, बहुत सारा चलता रहा। हर बार उनसे प्रश्न किया जाता था। उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन शुरू कर दिया जिसमें बहुत सारे लोग थे। रशीद भाई, एक बात बताइए आप कि सोनिया गांधी जी, आपने अभी 10 जनपद कहा है। ये किताब के प्रति किताब की भूमिका कैसे बनी, इसका आपने एक खाका खींचा है। मेरा सवाल ये है कि आपकी पहली किताब सोनिया गांधी पर थी। जी। तो सोनिया बायोग्राफी जब आपने लिखी, उस समय सोनिया जी से संवाद की आपकी स्थिति लगभग नहीं थी। आपका खुद का कहना है कि मैं जाता था, उनके काम को देखता था। आज भी मुझे लगता है कि सोनिया गांधी के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। हालाँकि वो लंबे समय से सक्रिय जी। राजनीति में हैं। उनका हस्तक्षेप दिखता है। उनकी मौजूदगी के अपने अर्थ हैं।
आप क्या पाते हैं? बार-बार ये एक सवाल उठता है जो उनके मूल को लेकर उठता है कि वो इतालवी मूल की हैं। हम भारतीय लोग यानी हम भारतीय समाज जब कमला हैरिस बनती हैं, अभी जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ जी, ऋषि सुनक जी। ऋषि सुनक बनते हैं, तो हम उन पर खुश होते हैं। हम उनको अपने से जोड़ के देखते हैं। लेकिन जब कोई हमारी मिट्टी में मिला-जुला आदमी, ये बात केवल मैं सोनिया गांधी को लेके नहीं कह रहा हूँ, मुगल हमारे लिए अभी भी आक्रांता क्यों हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ कि बतौर पत्रकार आप इसकी क्या वजह पाते हैं? हमारी संवेदना जो मैं जहाँ तक पढ़ पाया हूँ भारतीय प्रज्ञा को, भारतीय सनातन धर्म को या जो भारत का दर्शन है, उसमें कहीं भी इस तरह का कोई विभेद नहीं रहा जी, है। मुझे लगता है कि जो मेरा अध्ययन करता है कि इस्लाम भी जब इस धरती पर आया था तो उसने वो भारतीय इस्लाम है। जी आज बिल्कुल। भारत का इस्लाम अरब का इस्लाम नहीं है। उसी तरह से ईसाइयत भारत का जो ईसाइयतपन है वो एक मंदिर में हो सकता है जीसस क्राइस्ट भी बैठे हों और रामचंद्र जी भी बैठे हों। और ऐसे हज़ारों मैं मुसलमान दोस्तों को जानता हूँ जो बाकायदा भजन गाते हैं और जी, शामिल रहे हैं। तो ना तो पहरावे का अंतर है, ना तो ये। तो ये जो सोनिया गांधी के साथ-साथ मेरा सवाल जो भारतीय समाज में जो ये विभेद आया, जो शायद स्वतंत्रता आंदोलन से पहले अगर इस तरह का विभेद होता तो 1857 में पूरे देश में जब विद्रोह हुआ, तो 80-82 साल के बहादुर शाह ज़फ़र जी को क्यों कहा जाता कि जी, आप आगे बढ़िए। हाँ। आगे बढ़िए, सँभालिए। तो ये विभेद तो नहीं था, तो ये विभेद क्यों आया और ये इतना गहरा कैसे हुआ? एक सवाल है मेरा और दूसरा ये कि सोनिया गांधी जी इस बारे में क्या आप कभी ऐसा समय अवसर आया जब आप ये महसूस कर पाए हों या उनसे संवाद की सकी हो कि वो उनका विचार जानने को मिला हो कि इस तरह के मसलों को वो किस तरह से देखती हैं? जी, देखिए आपने बहुत सारे इसमें प्रश्न उठाए हैं और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हो सकता है कि हर प्रश्न का हमारे पास जवाब भी ना हो। लेकिन देखिए इस तरह की बात एक तो पहली बात किताब लिखने की बात तो क्या हुआ कि मैं एक राजनीतिक रिपोर्टर था और जैसे मैंने बताया कि मैं कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी और ये राजीव गांधी फाउंडेशन नया-नया बना था, उन सब चीज़ों को एक तरीके से जो अखबार में होता है बीट और कवर करने का काम करता था या राजीव गांधी हत्याकांड को। तो उसमें जो था मैं रोज़ आकर के मेरी पत्नी जो है वो है साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोविज्ञान शास्त्री की, तो वो मैं रोज़ उनको आकर के बात बताता था कि ये हो गया, ये हो गया। तो वो कहती थी कि देखो ये अखबार में तो छपा और उसके बाद सुबह अगले दिन सुबह लोग भूल जाते हैं, नई खबर, नई कुछ तो तुम इसको कुछ लिखो, विधिवत तरीके से लिखो। तो मुझे लगा कि ये मैं कैसे लिखूँगा? फिर उन्होंने क्या करा कि क्योंकि वो सरकारी नौकरी में थी तो उन्होंने वो उस ज़माने में महँगा भी आता था, कंप्यूटर खरीद के दे दिया। अब मैं फँस गया। तो कंप्यूटर फँस गया तो ये उसका एक पृष्ठभूमि है कि मैंने सोनिया गांधी पे किताब का जो है फिर मैंने बाद में एक बार सोनिया गांधी जी को भी ज़िक्र किया कि उस किताब से मुझे जो पैसा मिला तो हमारे आप जानते हैं मुस्लिम समाज में एक महर देने की प्रथा होती जी, है कि जी। जो है विवाहित महिला को जो है पति जो है वो एक तरीके का वो देता है। हुँ। कुछ उसे वो होता है कमिटमेंट होता है वो जी। पूरा करना होता है। तो उस किताब से मैंने अपना महर अदा कर दिया क्योंकि आप जानते हैं पत्रकार तनख्वाह से तो नहीं कर सकता था। तो ये बात मैंने सोनिया जी को भी एक बार बताई। बात ये तो उसके बाद में जो मैंने उनसे मेरा जो उनका संवाद हुआ तो वो कहती थी कि मेरे बारे में आप क्यों लिखना चाह रहे हैं? मैं कोई इतनी महत्वपूर्ण वो नहीं हूँ कि मेरे बारे में लिखा जाए। लेकिन मुझे लगता था कि देखिए नेता, राजनेता बहुत तरीके के हैं लेकिन वो दूसरे जैसे पृष्ठभूमि से आई, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ की भारत की सभ्यता, संस्कृति को समझा और अपनाया। जैसे एक बार वो तिरुपति गईं और तिरुपति में वहाँ किसी ने उनको रोक दिया और रोक दिया कि साहब यहाँ के ऊपर आप एक जिस धर्म के अनुयायी हैं, तो उन्होंने उसमें जो लिखा वो अभी मुझे एक लाइन याद है उसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपने पति और अपने ससुराल की जो धर्म और धार्मिक मान्यताओं का मैं पालन कर रही हूँ और ये करके उन्होंने साइन कर दिया। अब आप बताइए कि इससे आप उसको किस तरीके से आप पढ़ेंगे? तो उन्होंने हमेशा कभी कोई कन्फ्रंटेशन का वो नहीं हुआ। एक ज़माने में बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक तरीक़े का ये विदेशी मूल का प्रहार हुआ। यहाँ हम राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं इसलिए वो सब बहुत ज़्यादा मैं ज़िक्र नहीं करूँगा। तो वो रामाकृष्ण मिशन में चली गईं और वहाँ जाकर के वो जो वो है वो वेलोर मठ जो है, वहाँ गई
और वहाँ के ऊपर जा करके उन्होंने एक वो करा कि जो उनको वहाँ के जो उस ज़माने के जो उसके बड़े मशहूर व्यक्ति थे, उन्होंने उनसे कहा कि देखिए सब जगह अलग-अलग तरीके होते हैं और सबका मतलब रास्ते अलग-अलग होते हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक होता है। वहाँ लिखा है, जेता पंथे के पथ कितने भी हो सकते हैं, मत कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सब एक ही जगह जाकर मिलते हैं। स्वामी रामकृष्ण जी, परमहंस जी। की ये जी, जी, जी। पंक्तियाँ हैं। तो जी, उस चीज़ को उन्होंने तो इसका उन्होंने कोई एक तमाशा नहीं बनाया, लेकिन हर मैंने देखा हर स्तर के ऊपर उन्होंने उसका एक ऐसा जवाब दिया कि जिससे कोई समाज में कोई बेचैनी ना हो। तो ये एक उनका मुझे लगता था कि उन्होंने अपने आप को उन्हें उन्हें समझ थी कि उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं और देखिए, लोग उनको दूसरे तरीके से जैसे एक छोटी-सी बात मैं आपको बताता हूँ जो मैंने नोटिस की कि 81 में राजीव गांधी सक्रिय राजनीति में आ गए। उसके बाद संजय गांधी के निधन के बाद वो जी। सांसद भी बने। उसके बाद से और 1983 में वो कांग्रेस के महामंत्री बन गए, तो एक बात बिल्कुल उनका राजनीतिक रास्ता मुझे नहीं याद है और मैं मतलब काफ़ी उससे कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि उन्होंने कोई पश्चिमी पहनावा पहना होगा। उससे पहले की आप तस्वीरें देखें, वो स्कर्ट में नज़र आती हैं मतलब ट्राउज़र, पैंट, शर्ट और हमारे देश में आप जानते हैं हुँ, किसी हुँ। को कोई रोक-टोक नहीं होती। और लेकिन उन्होंने अपने विवेक से 1983 से लेके आज हम 2024 में हैं। तो उन्होंने लिबास का भी इतना ध्यान रखा है कि जो आप कभी भी उनको कोई भी सार्वजनिक जीवन के आप कोई सा भी फ़ोटो देख लें, कभी भी उनका लिबास जो है वो सलवार सूट या साड़ी के अलावा नहीं नहीं, रहा है। और साड़ी में भी बहुत ज़्यादा विविधता है मतलब तो उन्होंने जैसे वो कहा कि वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी उनके जो धर्म और उसकी जो मान्यताएँ हैं, वो उनका पालन वो करती रहीं और उन्होंने दिखाया। जैसे मुझे याद है वो बेल्लारी में चुनाव हो रहा था सुषमा स्वराज जी जी। का और सुषमा जी ने वहाँ जो करवा चौथ भी था और बहुत सारा उसका वहाँ राजनीतिक बातें हम यहाँ नहीं करेंगे किया। तो इन्होंने क्या करा कि मुझे याद है कि मैं वहाँ इलेक्शन कवर करने गया था, तो शाम को वहाँ रात में लोग खाना खा रहे थे। तो मैंने देखा दाल-चावल और अचार के साथ ये खाना खा रही हैं और फ़ोटोग्राफ़र मौजूद थे। तो वो फ़ोटो खींच के अगले दिन छप गई। तो अब ये एक संवाद था कि लोगों को लगता था उस ज़माने का जो मैं बता रहा हूँ कि 1999 का वो था, बेल्लारी से चुनाव लड़ी जी, थी जी। और यहाँ रायबरेली से भी। तो वो जो था, तो उन्होंने उस तरह से उनको एक कम्युनिकेशन आता है। देखिए हमारे देश में एक साइलेंट कम्युनिकेशन होता है। राजनेता का वो आप उसको प्रचार-प्रसार करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मुझे लगता है 2-3 लोग हमारे देश में मतलब देश को समझे हैं। प्रधानमंत्री बहुत मैंने एक वो भारत के प्रधानमंत्री किताब जी, लिखी है। अभी तो उस पर एक तो आएँगे जी, हम। जी। तो जैसे नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी, ये लोगों का एक स्वभाव समझे और स्वभाव समझ करके इन्होंने अपना एक डिस्कोर्स बनाने की कोशिश की। तो सोनिया गांधी का भी व्यक्तित्व जो है वो बड़ा एक तरीके से सुलझा हुआ है, लेकिन लोगों ने उनको दूसरे तरीके से जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा था कि विदेशी मूल का मुझे लगता है वो राजनीतिक ज़्यादा था। क्योंकि धीरे देखिए मैं बहुत जगह गया उनके मतलब सभाएँ कवर करने के लिए और मुझे कहीं के ऊपर भी आम जनता में एक कभी भी ये कहा कि ये बाहर की हैं, विदेशी हैं, ऐसा संवाद आपको नहीं मिला होगा। तो ये हमारे देश का मैं वैसे वाहवाही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश की मूल भावना है हम लोगों को देख के असेसमेंट करते हैं। और कहीं न कहीं जो मतलब उनका जो विरोध भी हो रहा था उनके विदेशी मूल को लेके वो धीरे-धीरे अपने आप ही खत्म हो गया। दूसरी पुस्तक पर आते हैं आप। हुँ। दूसरी पुस्तक आपकी कौन-सी थी? जी। 24 अकबर रोड या नेता अभिनेता? जी, फिर उसमें 24 अकबर रोड नाम की मैंने किताब लिखी तो वो किताब लिखने का मुझे ये था कि एक तो मुझे लगा कि पता होना चाहिए एक तो जैसे सोनिया गांधी के लिखने का ये था कि लोग सोनिया गांधी को पसंद करते थे या नापसंद करते थे लेकिन उनमें खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, उसका आकलन जो है वो एक मुझे लगा कि एक लोकतंत्र में देखिए और ये हमारे पत्रकार मित्रों को मैं कहूँगा हमारे बहुत सारे मुझसे बहुत बेहतर पत्रकार हैं पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी होंगा। लेकिन हम लोग कुछ समकालीन राजनीति के बारे में लिखने से हिचकते हैं, पत्रकार जो हमारा समुदाय है, कम लिखते हैं। और गुज़र जाने के बाद लोग लिखते हैं। मतलब आज की बात जो है, अगर आप बाज़ार में किताबें देखेंगे तो किताबें 2 तरह की मिलती हैं, या तो पुरानी मिलती हैं या लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ़ में मिलती हैं। तारीफ़ की मिलती या है। कभी-कभी कुछ उसका एक ये होता है कि उसके पीछे कोई मंशा होती है, उस हिसाब से लिखी जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को, उनकी सोच को समझें। एक वो जो कहते हैं ना हम लोग कि जैसे कहते हैं कि वो एकदम से बाढ़ आ जाती है। अब आप देखिए कि दक्षिणपंथी सोच के बारे में बहुत सारी किताबें आ रही हैं। बहुत सही। तो पहले बिल्कुल सन्नाटा था।
खासतौर से अंग्रेजी में तो और भी बहुत हाँ, कम थी। बहुत कम। तो इस तरह का जो हम उसे कहते हैं बैंडवैगन अप्रोच के जिस तरफ हवा चल रही उस तरफ चलने का नहीं, तो इसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो वो मेरी मंशा थी कि कांग्रेस पार्टी के बारे में कि क्या और कई चीज़ें जो थी मुझे बड़ी अटपटी लगती हैं और आज भी मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि हमारे देश में राजनीतिक दलों में तनख्वाह देने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हुँ। सैलरी नहीं होती। विधायक बन जाए, सांसद हर आदमी विधायक सांसद नहीं बन सकता। तो भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं, मैं भ्रष्टाचार का यहाँ समर्थन नहीं कर रहा हूँ। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमने जो ये समाज सेवा का जो एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि कि पॉलिटिकल वर्कर का कोई कमाई का साधन नहीं होता। तो 24 घंटे का काम है। जबकि उसका परिवार नहीं है, वो उसका परिवार खाना करना है, उसको सब करना है। तो ये क्यों हमारे यहाँ राजनीतिक दलों में तनख्वाह का कॉन्सेप्ट ना भाजपा में है, ना कांग्रेस में है, किसी भी दल में नहीं है। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो और कांग्रेस पार्टी में तो बहुत सारी कि उनका काम करने का तरीका कैसा रहा है, उसका मतलब इतिहास की बात नहीं है, बल्कि किस्से कहानियों के ज़रिए जो है, सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो बड़े दिलचस्प व्यक्तित्व था। पीवी नरसिम्हा राव थे, सबके बारे में मैंने एक किस्से कहानी के हिसाब से लिखा क्योंकि इतिहास लिखते हैं, जो इतिहासकार लिखते हैं, वो बड़ा एक तरीके का बोझल होता है, बोझल हो। क्योंकि उनको वो कभी देखते नहीं कि वहाँ कैसे काम चलता है। जैसे अर्जुन सिंह और उनकी जो नरसिम्हा राव की रस्साकशी थी, तो वो हमने रोज़ देखा। नरेंद्र तिवारी जी, बहुत से लोगों का मुझे इस तरीके का मतलब राजनीतिक रूप से उनको देखने समझने का मौका मिला और उस ज़माने में देखिए लोग बात भी करते थे। आज वो तमाम राजनीतिक दलों में उसका थोड़ी-सी कमी आई। तो 24 अकबर रोड में मैंने एक मूल्यांकन किया कांग्रेस पार्टी का, उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ जो मुझे पता चली कि जो 24 अकबर रोड जो जहाँ कांग्रेस पार्टी का ऑफ़िस है, ये दफ्तर है। बड़ा ऐतिहासिक जगह है। यहाँ के ऊपर जो नेहरू जो थे उन्होंने 1960 के दशक में ये बर्मा हाउस था। बर्मा की एम्बेसडर यहाँ रहती थी। तो उसके थे वहाँ जो ये ऑंग सुई जो बाद में बड़ा जो बर्मा की वो लीडर भी है और जी, उनका व्यक्तित्व भी नवाज़ एक जी। तो ये वहाँ रहती थी। तो 24 अकबर रोड का एक ऐतिहासिक और ये बात उनको पता तो जो ऑंग सुई यहाँ आईं, तो अच्छा, सोनिया गांधी ने अपने भाषण में उस चीज़ का ज़िक्र किया जो मुझे एक मतलब उपलब्धि पता लगता है चला, हाँ। कि उन्होंने कहा कि इस घर में आप रही थीं, ये 24 अकबर रोड हमारा जो पार्टी ऑफ़िस है, ये इससे पहले मैंने सूचना के अधिकार से आरटीआई डाला, तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई जानकारी नहीं है। बड़ी बा मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम वर्तमान के तथ्यों को लेकर इतना अनभिज्ञ होते हैं। अगर आंग सान सू की उस घर में थी 60 के दशक में, तो इतनी पुरानी बात नहीं है, जी, जी। कायदे से इसका दस्तावेजीकरण होना चाहिए। लेकिन हम अतीत की बातों पर बहुत ज़्यादा जाते हैं। उसके बाद ये बताइए कि ये 2 इतनी गंभीर मतलब एक तरह से राजनीतिक किताबों को हम जब देखते हैं, तो एक तो राजनीति के लेखन में कुछ खतरे भी होते हैं, मुझे लगता है। कुछ लोग आपसे खुश हो सकते हैं, कुछ नाराज़ हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें आती हैं। मुझे लगता है कि शायद एक दोधारी तलवार है। लेकिन इसके बावजूद लगातार आपका लेखन जो है वह राजनीति पर, कहीं ये वजह तो नहीं थी नेता-अभिनेता बीच में किताब लिखने की? नहीं, नहीं, मुझे आज देखिए आदमी अब मैंने आपसे बताया था कि शुरुआती दौर में मैंने एक फ़िल्म क्रिटिक की तरह शुरू किया था। तो जी। फ़िल्म का मुझे थोड़ा-सा और हमारे देश में क्रिकेट, राजनीति और फ़िल्म तीनों का मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा लोगों का एक तरफ रुझान रहता है और वो जो जो भी कोई भी वार्तालाप कोई 2 लोग मिलते हैं, संवाद वो तमाम या तो फ़िल्म के बारे में होगा या सिनेमा मतलब सिनेमा के बारे में या क्रिकेट के बारे में या राजनीति के बारे में। हम लोग ख़ास तौर से उत्तर भारत में इसकी बड़ी चर्चा रहती है। मुझे देखिए लगा कि मैंने उन लोगों का एक मूल्यांकन किया है और उनके प्रोफ़ाइल लिखे हैं, जो सक्रिय राजनीति में रहे, जो सांसद भी बने। केवल देवानंद को छोड़ के कि जो देवानंद ने एक राजनीतिक दल बनाया था, नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से। ये उसका भी बहुत बड़ा कम लोगों को दिलचस्प पता बहुत होगा। बहुत कम पता है और देवानंद बड़े मतलब सुलझे हुए उनकी एक राजनीतिक सोच थी। तो उनके जो थे, उनकी पार्टी में सब लोग राज्यसभा आना चाहते थे, बिना ये जाने हुए कि नाना पालकीवाला ये जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, सबने वो पार्टी जॉइन कर ली नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया अच्छा, और चुनाव लड़ने की बात है तो उन्होंने कहा नहीं हम तो राज्यसभा जाएँगे। तो राज्यसभा के लिए पहले तो असेंबली जीतनी चाहिए, उसमें सदस्य होने चाहिए। तो ये तो बताता है कि बड़े-बड़े लोगों का क्या सोच होती है। तो मैंने एक चीज़ देखी कि जो लोग सक्रिय राजनीति में आते हैं सिनेमा जगत से उनको जो है जो हमारा राजनीतिक मतलब अगर हम उसे एक परिवार माने वो उनको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। उनको हमेशा एक बाहर की तरह से देता है, अदाकार की तरह से, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे इससे पहले जितने भी लोग आए हैं। लेकिन उन लोगों में सब में बड़ी गहरी एक सोच होती है और उनको भी देश सेवा या देश के प्रति प्यार होता है, समाज में वो काम करते हैं। तो मुझे उनमें बड़ी एक और उसके बाद उनको
समय बहुत कम मिलता है, मतलब जो अगर हम संसद की बात करें, और उसके बारे में होता है कि लता मंगेशकर इतने दिन नहीं आई, सचिन तेंदुलकर तो गोविंदा खैर नहीं खिलाड़ी आई। हैं, वो आए नहीं आए। उसके पीछे जो नियम है वो नहीं देखते कि लोकसभा में और राज्यसभा में जो खासतौर से राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य आते हैं, उनको ये होता है कि राजनीतिक दलों को मौका मिलता है, मतलब उनके प्रतिनिधियों को, और फिर जो निर्दलीय होते हैं, और उसके बाद तो अगर मान लीजिए किसी मुद्दे के ऊपर मान लीजिए 12 घंटे की डिबेट हो रही है, तो उसमें मोटे-मोटे तौर पे आखिरी 5 मिनट का समय उनमें होता है 12 मेंबर्स में, तो 1 या 2 ही बोल सकते हैं। इस चीज़ को कोई हाइलाइट नहीं करता, और उनके बेचारों की बदनामी होती है कि वो सद अच्छा, उसमें लता जी को अगर तो मनोनीत किया सदस्य, तो उनके लिए उन्होंने मतलब हमने उनको बुलाया। लता जी ने तो कभी नहीं कहा कि हमें सांसद बना दो, राज्यसभा बना। राज्यसभा बना दो। तो ये जावेद अख्तर वगैरह ये लोग तो एक्टिव रहे, ये शबाना आज़मी वगैरह, लेकिन शुरुआती पृथ्वीराज कपूर को सबसे पहले उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने मनोनीत किया था। पृथ्वीराज कपूर की भी बड़ी, वो जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे और जवाहरलाल नेहरू उनके मित्र थे। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि पृथ्वीराज कपूर जो हैं वो देश का संदेश, आज़ाद हिंदुस्तान का संदेश लेकर के बहुत से विदेश में जाएँ, और उनकी वो बहुत वहाँ गुडविल थी। उनको अपना पृथ्वी थिएटर से इतना फुर्सत नहीं थी, सिनेमा से फुर्सत नहीं थी। तो जवाहरलाल नेहरू एक बार रूस जाते हैं, यूएसएसआर, और जोसेफ स्टालिन मिलते हैं उनसे, और जोसेफ स्टालिन जो है बार-बार उनसे ज़िक्र करते हैं आवारा फ़िल्म का, राज कपूर का। जवाहरलाल नेहरू ने वो फ़िल्म देखी नहीं थी। अब वो वापस आए, उन्होंने पृथ्वीराज कपूर को बुलाया, उससे बात करने लगे, "ये क्या है तुम्हारा, बेटे को ने क्या बना दिया?" वो बार-बार वो आवारा-आवारा बातें पूछ रहा था मुझसे। मुझे समझ में नहीं आया। उस ज़माने में सिनेमा का इतना आसान तो वो नहीं था। तो ये अब राज कपूर ने मतलब हिंदी सिनेमा को रूस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। पूरे अरब देशों में आप भी आज भी जाइए तो लोग उसकी बात करते हैं, राज कपूर की और अमिताभ बच्चन की, तमाम लोगों की। तो पृथ्वीराज कपूर ने बहैसियत सांसद बहुत अच्छे काम किए, और मज़दूरों की आवाज़ उठाई, और ऐसी-ऐसी एक बार वो ट्रेन में घुस गए, तो ट्रेन में वहाँ गुरुजी गोलवालकर बैठे हुए थे, और गुरुजी से उनका जो संवाद हुआ वो भी बहुत दिलचस्प था। मैं वो राजनीतिक है इसलिए मैं ज़्यादा उसकी चर्चा में नहीं जाऊँगा, आप मेरी किताब में पढ़ लें। तो उन्होंने गुरुजी को पूरा भाषण दे दिया कि अच्छा देश, है। हाँ, कि देश में ये सांप्रदायिक माहौल कैसे बन रहा है और ये गलत है। पृथ्वीराज कपूर का थिएटर, पृथ्वी थिएटर जो था वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए वो ड्रामा दिखाता था। आज कोई सोच सकता है कि कोई कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अगर एक कोई ड्रामा देखने लगे तो लोग कहेंगे देखो ये कैसे लोग हैं। लेकिन वो ज़माना दूसरा था। फिर नरगिस दत्त आई, और इस तरह से बहुत से लोगों का भी बड़ा समाज में, सुनील दत्त का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो आप इन सब लोगों को ये नहीं कह सकते कि ये लोग कोई तरीके के नॉन सीरियस थे। तो मुझे लगा इन सब लोगों को डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता चले कि फ़िल्म की जगत के लोग जो हैं वो केवल नॉन सीरियस लोग नहीं नहीं हैं। है। उनकी भी राजनीतिक अभिरुचियाँ और उनकी भी समझ उतनी गहरी है। क्या आप आज भी पाते हैं, मैं ये देखता हूँ कि दक्षिण भारत के राजनेताओं को बहुत ज़्यादा सफलता मिली है और उत्तर भारत में ये जो नकार का भाव है, मुझे लगता है ये 80 के बाद आया होगा या 70 के बाद आया होगा। इसकी क्या वजह? क्योंकि दिलीप साहब भी मुंबई के शेरिफ थे और उस समय भारत-पाकिस्तान के संबंध भी उस तरह के नहीं थे। कलाकारों के स्तर पर लगातार एक-दूसरे से जुड़े हुए लोग थे। तमाम विरोधों के बावजूद, नया बँटा देश था, तमाम खून-खराबों के बावजूद मुझे लगता है कला और शिक्षा और बौद्धिकता के स्तर पर उतना विभेद नहीं था, जो आज मुझे जी, हर क्षेत्र में बँटा हुआ दिखाई देता है। अ, क्या इसकी वजह पाते हैं आप कि उत्तर भारत का मानस अपने अभिनेताओं को उस रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर पाया, जैसा 70 के दशक से पहले देश में था? या दक्षिण भारत में आज भी अभी चिरंजीवी का जी, भाई और जी, जिस पवन तरह से कल्याण, कल जी, जी, बिल्कुल। हमने एनटी रामाराव वगैरह जी, एक साथ देखिए वहाँ पर वो मतलब सामाजिक स्तर पे बहुत गहरा मतलब उनका लगाव और मतलब जोड़ होता है। तो वहाँ के ऊपर जो भी चाहे वो जयललिता हो, चाहे वो ये तो दोनों ये स्क्रिप्ट राइटर थे ये जो क हाँ, क करुणानिधि करुणानिधि जी। और एमजीआर, हुँ, तो वो लोगों ने वहाँ के सामाजिक समस्याओं को समझा, और वो केवल एक कलाकार के रूप में नहीं आए, उन्होंने वहाँ उनके दुख-सुख के साथ ही रहे। हमारे यहाँ के ऊपर जो राजनेता आए, वो बहुत जल्दी, जैसे अमिताभ बच्चन जी आए तो वो जो पहला चुनाव लड़े थे, जो बहुगुणा से उनका चुनाव हुआ था, और उसके बाद में जब भी विषम ज़रा-सी परिस्थिति बनी राजनीतिक रूप से, तो वो फ़ौरन छोड़ के चले गए।
तो इसी तरीके से और भी कई लोग राजनीति में आए तो उन्हें लगता था कि वो एक जो मुझे मतलब कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ रियल लाइफ के लोगों के दिल में जगह बना रहे। पहले सिनेमा में बनी थी और उसके बाद वो राजनीति में। जबकि राजनीति का काम बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर आपके मतदाता 10 लाख और उससे ज़्यादा होते हैं, उनको आपको खुश रखना होता है, आपके उसमें हर समुदाय के लोग होते हैं और मेहनत करनी समय निकालना पड़ता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप देर में सो के उठें और उसके बाद आप एक दूसरे तरह का जो जो फ़िल्म का जीवन होता है कि पार्टी और मतलब हँसी-मज़ाक और खाने-पीने का और उसका आपका दिन के अगर 8-10 घंटे गुज़र रहे हैं, तो फिर आप जनसेवा नहीं कर सकते। जनप्रतिनिधि को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ लोग देखिए जैसे राज बब्बर जो एक्टिविस्ट मोड में आए, राज बब्बर थे ये जो शत्रुघ्न सिन्हा थे जिनकी थोड़ी-सी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए, जो 77 के जो एक 1975 का जो इमरजेंसी के टाइम पे जिन लोगों ने काम किया, उनका आप देखिएगा कि काम करने का तरीका अलग है और वो आज भी मतलब इस तरह के समाज से जुड़े हुए हैं। तो दक्षिण भारत का जो 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 कलाकार है, वो उसका और उत्तर भारत के उसमें बहुत ये बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं, बहुत फ़र्क है। क्योंकि बॉलीवुड में उस तरीके का सोशल कमिटमेंट नहीं है। वो फैशन वाला रोल ज़्यादा रहता है। जैसे कंगना ने अभी बयान में भी कहा कि मैं तो बेस्ट बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड ये उन्हें पता नहीं है कि बेस्ट पार्लियामेंटेरियन तो आप 4-5 टर्म आपको करने पड़ेंगे, तब आपको लोग आपकी समीक्षा करेंगे। अच्छा, ये जो लीडर्स, पॉलिटिशियंस और सिटीजन्स जो पुस्तक है, इसमें आपने 50 अ, उन महत्वपूर्ण लोगों को लिया जिन्होंने भारत की राजनीति को अपने हिसाब से यहाँ के जनजीवन को प्रभावित किया। इनका चयन आपने कैसे किया था और इनमें अगर मैं इन 50 में अगर ये चुनने को कहूँ कि आप कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको आप चाहते हैं कि नहीं इनके बारे में तो ज़रूर लोगों को पता होना चाहिए, तो वो कौन से? हालाँकि मुझे लगता है कि पचासों ये सब प्रश्न अपने आप में बहुत ही असंगत सा है। गलत सवाल है फिर भी। नहीं, 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 हुँ, सवाल आपका बिल्कुल सही। देखिए, ये मैं अब अपने आपके साहित्य तक ही ये कर रहा हूँ कि मैं ये किताब आप ज़रूर जिसको अगर थोड़ा-सा रुचि जी, हो भारतीय राजनीति में, ज़रूर पढ़ें। वो इसका कारण ये है, देखिए, ये 50 लोग अब इस दुनिया में नहीं है। तो अच्छा। ये केवल ये लोग जो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में लिखा गया और इसका सिलेक्शन मैंने उस आधार पे किया कि जिनको मैंने देखा, जिनसे मेरे एक तरीके से प्रोफ़ेशनल मतलब संबंध थे, जिनको मैंने कवर किया, जिनको मैंने और उनमें से देखिए क्या होता है हमारे यहाँ लोग गुज़र जाते हैं, उसके बाद उनकी कोई लोग भूल जाते हैं। कुछ लोग जैसे अब इसमें बहुत से इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे कलाम वगैरह लोग जानते हैं। लेकिन फूलन देवी आपने मुझसे पूछा था, फूलन देवी का भी मैंने इसमें ज़िक्र जी, जी। किया है। ए.आर. जो अंतुल्य लिखा हाँ, है अंतुले आपने। साहब के बारे में लिखा है। वो जो एक वो था चंद्र स्वामी, अब हुँ। चंद्र स्वामी का में बड़ा दिलचस्प किस्सा है। तो मैं आपकी हाँ, इजाज़त से 2 ज़रूर, मिनट ज़रूर। तो हाँ। चंद्र स्वामी जो थे वो जो थे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती थी। हुँ। विदेश गए इंग्लैंड और इंग्लैंड में उस वक़्त मार्gaरेट थैचर जो थी वो नेता प्रतिपक्ष थी, सत्ता में नहीं आई थी। अभी मार्gaरेट थैचर के पास जाते हैं, तो उसमें मार्gaरेट थैचर से और ये जो हमारे के नटवर सिंह जो थे, नटवर सिंह जी। ये वो वहाँ के ऊपर वो डिप्टी हाई कमिश्नर थे। तो इनसे वो कहते हैं कि इनसे कहिए कि कोई सभी जो प्रश्न है ये लिख दें। तो मार्गारेट थैचर कलम लेके प्रश्न लिखती हैं और दूर बैठी थी, प्रश्न जो लिखा इन्होंने वो प्रश्न कहा कि आपका ये प्रश्न है। मार्गारेट थैचर को लगा तुक्का मार दिया। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, दूर बैठे हैं दोनों दूर बैठे। और ये मार्गारेट थैचर बता दे रहे हैं। हाँ, ये हुँ। बताइए अब आप बताइए एक मतलब वो भी जो वहाँ की और नेता प्रतिपक्ष नेता और प्रतिपक्ष एक बड़ी कद्दावर मतलब हमारी हाँ, इंदिरा गांधी की मार्गारेट टक्कर की थैचर थी जी। वो और ये करके अब वो बड़ी एकदम गंभीर उन्हें पहले लगा था कि कोई ऐसी आदमी आया है, वो तो ये तो बड़ा हुनर वाला। अब ये उनसे कहते हैं, वो कहती हैं कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अभी तो सरसरी सी मुलाकात है, अब लंबी बात करेंगे। अब ये उससे हिंदी में कहते हैं नटवर सिंह से कि इससे कह दो कि वो मंगलवार को फलाने समय अब नटवर सिंह तो उसमें फॉरेन सर्विस के थे। एक तो ये कहना कि साहब आप मतलब ये समय बता रहे हैं हाँ। कि मंगलवार को इस समय है और कहा कि उसे कहिए कि लाल पोशाक पहन के आए। अब इनको तो पसीने आ गए। तो ये क्योंकि एक तो आप मतलब ब्रिटेन मतलब को लेके तो उन्होंने बड़ा उनसे उससे ये कहा कि साहब ये बड़ा आदमी बड़ा बेढब है। उन्होंने अंग्रेज़ी में उससे कहा कि देखिए ये आदमी ऐसी-ऐसी बातें कह रहा है जो मैं कह भी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं कहिए। तो उन्होंने कहा साहब ये ऐसी बात कह रहा है कि ये उस दिन आप लाल मंगलवार को पोशाक मिलिए और में अब लाल पोशाक और नटवर सिंह ने उन्होंने अपनी किताब में उसका उल्लेख किया है तो उसको मैंने लिखा उसमें है। हाँ, तो वो उसका रेफ़रेंस लिया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो जब मंगलवार को वहाँ पहुँचे और वो मीटिंग इनके यहाँ ही तय हुई थी कि नटवर सिंह से मुलाकात होगी। तो इनको नटवर सिंह हैरान रह गए कि उन्होंने देखा कि मार्गारेट थैचर जो है लाल पोशाक पहन के आ रही है।
और इसने उनको बताया कि अगले चुनाव में आपको इतनी 385 या जो भी इतनी सीट मिलेंगी, ना एक कम होती है, ना एक ज़्यादा, उतनी ही सीट मिलती है। क्या बात! तो इस तरह के बड़े मतलब दिलचस्प किस्से। फूलन देवी जो थी वो सांसद थी। अब सांसद होकर के उनके ऊपर कोई फ्रेंच वो जो था फ़िल्म मेकर फ़िल्म बना रहा था। तो उसने उनको फ्रांस बुलाया और वहाँ पे उनके बड़े ठाठ। तो मर्सिडीज़ में जा रही थी। अब मर्सिडीज़ में जा रही थी तो पेरिस में उनको एकदम से कहीं बाहर सड़क पे खरबूजे बिक रहे थे। अब उन्होंने कहा रोको, रोको उसको करके गाड़ी रुकवा दी। खरबूजा खरीदा। अब खरबूजा खाना कोई मतलब चलती गाड़ी में तो उन्होंने अपना बढ़िया से चाकू से उसको काट के वो खाने लग गई हाथ से और वो सब उसका पानी-वानी वहाँ फैल गया। तो वो उसने ड्राइवर ने बहुत आपत्ति करी तो इन्होंने उसको अपना परिचय दिया कि देखो तुम समझ लो तुम किससे बात कर रहे हो। तो इस तरह के दिलचस्प किस्से मैंने ये कि अमर सिंह हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, अहमद पटेल जो ऑस्कर फर्नांडीज़ और बहुत सारे देश में शीला जी, शीला दीक्षित। लेकिन मैंने उनका इतिहास नहीं लिखा कि वो कब कौन पैदा हुए थे, उनकी जीवनी नहीं है। उनके जीवन का कि क्यों उन्होंने देश में क्या वो किया। जैसे अटल जी के बारे में तो पूरी पुस्तकें लिखी गई कि उनको कैसा मतलब वो जो था लोगों का एहसान मानना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता था। उन्होंने जब राजीव जी की हत्याकांड हुई उसके बाद संसद में बात बात हुई तो अटल जी ने क्या कहा? अटल जी ने कहा कि मैं आज जो जीवित हूँ उनकी वजह से जीवित हूँ। क्योंकि उन्होंने मैं सांसद भी नहीं था, उन्होंने मुझे उनको कुछ तबीयत खराब थी, तो उन्होंने उनको यूएन में डेलीगेशन में भेज दिया अमेरिका और वहाँ अमेरिका में जाके उनका इलाज हो गया। तो ये एक राजनीतिक शिष्टाचार है। आज आप देखिए तो तलवारें मतलब खींची रहती है नेता प्रतिपक्ष में और मतलब जो सत्ता पक्ष में और विपक्ष में। वो समरसता, वो सदाशयता, वो संवेदना नहीं बची है जिसमें एक दूसरे को हम इतनी इज्जत दें। ये बैलेट के बारे में बताइए कि बैलेट जो है। देखिए बैलेट तो हम सब जानते हैं, पहले हमारे ज़माने हाँ, में वो होता था, अब तो अब ईवीएम आ हाँ गया। जी, तो ये बैलेट का मैंने ये लिखा है कि इसका एक सबटाइटल भी है 10 10 तो मैंने एपिसोड्स इसमें दैट हैव 10 सेव चुनाव का एक सिलेक्शन किया है कि वो 10 चुनाव क्यों महत्वपूर्ण थे। आज़ाद भारत के तो 10 चुनाव हैं, इसमें 10 चुनाव में लोकसभा के भी चुनाव हैं कुछ और विधानसभा के भी, जैसे एनटी रामाराव जीते या मायावती जीती। तो एक बड़ा जो था देश में एक बदलाव लाया। पहले चुनाव में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ा मुश्किल चुनाव था। अब वो चुनाव में जो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, पहले एक सिंगल मेंबर वो होता था। तो वो जो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन ने वो सब लोगों की मतलब वो जो थी वो बनाया इलेक्टोरल रोल कि लोग जो वोटर जो है उसका सबका नाम हो। अब बड़ी पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में जो 51-52 का इलेक्शन जी, हुआ, तो उसमें उनका नाम जब जोड़े गए तो इस तरह से हमारे उत्तर भारत में और कुछ मध्य भारत वगैरह में एक प्रथा है कि शादीशुदा महिला जो है वो अपना नाम नहीं बताती। तो फलाने की बीवी, फलाने की बहन, फलाने की बेटी, हाँ, फलाने की माँ ऐसे करके छप गया। उस अब ज़माने में। सेन हाँ, अब अच्छा। वो इलेक्टोरल रोल में हो गया। सेन साहब ने कहा नहीं ये तो नहीं चलेगा। तो मतलब 28 लाख महिलाएँ जो हैं वो मताधिकार से वंचित हो गई, पहले चुनाव में। पहले चुनाव में। कि उनका क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। अब ये बात आज की स्थिति में बड़ी अजीब-सी लगेगी लोगों को, लेकिन ये हमारे देश की एक तरह की उस समय सामाजिक मान्यताएँ थी। रशीद भाई, एक सवाल मेरा है कि मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप ऐसी महत्वपूर्ण किताबों को लिखने की तैयारी करते हैं, तो रचना प्रक्रिया क्या होती है? स्रोत क्या होता है? क्योंकि आप जो बता रहे हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग पार्ट बता रहे हैं। मान लीजिए अटल जी की बात या फूलन देवी जी की बात या नटवर सिंह जी की बात या चंद्रा स्वामी जी की बात, जिनकी भी बातें आपने कही है। अब ये लोग अपने आप में इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि इन पर 10 किताबें भी लिखी जाएँ तो जी। कम है। लेकिन अब जिस व्यक्ति पर जिसका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो, जिसका सार्वजनिक जीवन इतना विशद हो, उसके जीवन के बारे में वह अंश जो इतना रोचक भी हो और जानकारी परक भी हो। इसकी तैयारी आप कैसे करते हैं? जैसे चुनाव की ही बात आपने कही कि 10 एपिसोड्स दैट हैव शेप्ड इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र को जिन 10 चुनावों ने या जिन जिन 10 चुनावी प्रक्रियाओं ने, उनमें लोकसभा भी है, विधानसभा भी है, आपने उसको चुना। अब अगर ऐसे हम कहें तो पचासों घटनाएँ होंगी। तो ये 10 कैसे आपने चुना कि मुझे इन 10 को लेना है? ये प्रक्रिया क्या थी? या ये जो 50 चरित्र थे, 5000 कम से कम आप आज़ादी के आंदोलन के बाद के दिनों को ले रहे हैं, हम 5000 नाम ऐसे होंगे कम से कम, जिनको आप चाहते तो रख सकते थे।
उनमें ये 50 कैसे चुने? क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन प्रक्रिया है और उसका आधार क्या है? जी। पहला मेरा सवाल ये है, फिर उसका स्रोत क्या है? क्योंकि ये तो बहुत मेहनत का काम है। जी, जी। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो अमूमन मैंने पूरी तमाम किताबों में कोशिश की है और मैं जो कहता हूँ वो मुश्किल काम होता है, लेकिन वो कि कोई भी चीज़ जिसका कोई मेरे पास प्रमाण ना हो, कोई रेफ़रेंस ना हो, कोई उसकी साबित करने कोई सबूत ना हो, वो चीज़ों से मैं बचता हूँ। कि बहुत से लोग आके बता देते हैं कि साहब और ख़ास तौर से राजनीति में आप जानते हैं वो गपबाज़ी भी बहुत होती है और समय के साथ लोग अपनी धारणाएँ भी बदलते हैं। तो मैं उसका एक कोई तथ्यात्मक की कोई किताब में हो, कोई अखबार में छपा हो, कोई उसका वीडियो वाला लिंक हो, ऑडियो हो, कोई भी चीज़ हो कि कम से कम हम उस चीज़ को एक देखिए ये कोई कानून सबसे बड़ी अदालत इंसान के जिस्म में जो उसका ज़मीर होता है, वो होती है। जी। तो उसको वो पहले एक टेस्ट पास होना चाहिए। तो एक तो ये होता है कि हमें एक ट्रेन्ड जर्नलिस्ट होने के नाते हमें एक चीज़ का ये रेफ़रेंस मटीरियल और उसमें समय लगता है। मेरा हमेशा से मानना है कि लिखना जो है लेखक के लिए सबसे आसान काम है। उसके पीछे जो जो तैयारी जो है। इसकी तैयारी होती है वो बहुत मुश्किल होती है, उसकी जो रिसर्च होती है और उसमें हमें थोड़ा-सा पश्चिम की तरफ देखना चाहिए कि पश्चिम में इस तरह के बहुत से संस्थान हैं जो एनकरेज करते हैं। यहाँ देखिए आज भी किताब जो है, किताब लिख के आदमी जो है वो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता, किसी भी भाषा में लिखे क्योंकि हमारे यहाँ जो मैं उसका क शिकायत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप साहित्यकारों से मिलते रहते हैं और बड़े-बड़े वो उन लोगों का दूसरी जगह का मतलब जिसे हम ज़रिया आमदनी कहते हैं वो अलग होती है। किताब से वो नहीं होता तो इसलिए हमारे यहाँ इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर तो एक तो रिसर्च बड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा ये होता है कि वो एक अखबार-नवीस होने के नाते, पत्रकार होने के नाते पता चल जाता है कि आप लोगों को क्या चीज़ अ, जो है चाहिए। अपनी अपनी तरफ खींचेगी, वो पढ़ने पे उसको मजबूर या उनको अच्छा लगेगा। तो वो एक बड़ा जो होता है महत्वपूर्ण एक वो चयन करना होता है। तीसरी बात ये होती है कि जो आपका एक कम्फर्ट लेवल होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखें जिसको आप जानते नहीं हैं, तो उसमें बहुत सी समस्याएँ और अड़चनें अड़चनें होती हैं। सेकेंडरी सोर्सेज़ होते हैं, जिनसे आप मिले हैं, जिनसे आपका संवाद हुआ है, जिनको आपने देखा है, चाहे सदन में हो, चाहे सार्वजनिक जीवन में हो या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ में, वो एक चीज़ वो एक अलग तरीके का वो एक एक कॉन्टैक्ट होता है। तो ये तमाम चीज़ों को करके मैंने ये करा और अभी तक तो मतलब उसमें थोड़ा-सा सफल ही रहा हूँ। नहीं, नहीं आपकी और दूसरी बात सारी एक आखिरी बात कि लेखक का हमें वो नज़रिया देखना चाहिए कि लेखक उसको कैसे वो हमारा एक टेस्ट होता है। कि ये नहीं कि देखिए हम अगर किसी पब्लिक फिगर के बारे राजनेता तो वो उसको कैसे लेगा। हमारे देश में देखिए ये भी मैं शिकायत से नहीं कह रहा हूँ, ये तो हर व्यवसाय के कुछ एक चैलेंजेज़ होते हैं कि देखिए लोग यहाँ खुश नहीं होते। तो आप अगर किसी राजनेता के बारे में और वो जीवित है तो आपने 10 में से 8 बातें अच्छी लिखी और 2 अगर आपने उसकी सही बात लिख दी। नहीं सही इसका शिकायत मतलब नहीं। कि कुछ ऐसी चीज़ और तो वो उसको पसंद नहीं करता है। तो ये हमारे यहाँ थोड़ी-सी इसकी भी राजनीतिक संस्कृति का सवाल है कि उसको लोग आसानी से मतलब वो नहीं करते तो कि मिले-जुलेंगे नहीं। तो आदमी को लगता है कि एक अपराध बोध किया आ जाता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया? एक शिकायत मैं करूँगा कि आपकी सारी किताबें जो इतनी अच्छी-अच्छी हैं, सब अंग्रेज़ी में हैं, हिंदी में क्यों नहीं आ रही हैं? नहीं, नहीं देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं आपको बताऊँ मेरा अनुभव रहा जो मैंने ये भारत के प्रधानमंत्री नाम की किताब लिखी, जी। जो मैं इसको खुद ये ऐसे तो ये मुझे बहुत इसको बड़ा अच्छा मेरा अनुभव रहा इसलिए क्योंकि जो मैंने अंग्रेज़ी की किताब लिखता था उसकी जो रीच मान लीजिए जो एक कोई भी आप एक संख्या ले लें, मान लीजिए 20,000 है तो उसका 2 लाख हो गया। तो ये एक बड़ा लोगों से जो एक मिलता है जैसे मैंने कहा हर चीज़ हम रुपए-पैसे से नहीं तौल सकते। तो हिंदी में किताब लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे महसूस ये होता है कि आप एक बहुत से लोगों से आप एक तरीके से एक संवाद स्थापित करते हैं और इस किताब का मैं ये इसलिए भी कि इस किताब में भी मैंने वही करा कि 14 देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, अलग-अलग हर प्रधानमंत्री के ऊपर मतलब किताबें हैं भी और लिखी भी जा सकती हैं बहुत कुछ। लेकिन मैंने कि उनका किस तरह का मतलब व्यक्तित्व था, क्या उन्होंने किया जिससे उन्हें बड़ा देश में जो है आज उनको मान-सम्मान क्योंकि देखिए जो एक फिर मैं राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूँ लेकिन जब ये सोशल मीडिया का जो प्रवाह आया, एक सैलाब आया, उसमें एक सोशल मीडिया में सबसे बड़ी समस्या ये आई कि बहुत ही भ्रांतिपूर्वक और गलत बयानी और ऐसी चीज़ें जो असत्य हैं, वो उसका ऐलान किया गया। तो ये कोई किसी के पक्ष में किताब मैंने नहीं लिखी, मुझे लगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो तथ्यात्मक रूप से पेश की जानी चाहिए। जब मैं उसका 2 उदाहरण देता हूँ। एक लोगों को मान्यता है कि जैसे इंद्र कुमार गुजराल नाम के हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, विदेश मंत्री भी थे। तो वो एक कमज़ोर प्रधानमंत्री थे और एक पॉलिटिकल डिस्को मेरा मानना है कि कोई भी
कमज़ोर या मजबूत नहीं है, उसको समय जिसको मिला, नेहरू जी को 17 साल मिले, इंदिरा जी को 16 साल मिले, अभी नरेंद्र मोदी जी का 11वां साल शुरू हुआ है, तो इस तरह के प्रधान कुछ को कम मिला, चरण सिंह बहुत कम समय, लेकिन देश के प्रति उनकी निष्ठा और देश के प्रति जो उनका एक समर्पण की भावना थी या देश सेवा करने की जो इच्छा थी या राष्ट्रीय हित को ध्यान, उसमें मुझे लगता है कि कोई किसी में कोई कमी नहीं थी। तो ये चीज़ जो है, ये हमें इस बात को लोगों को समझना चाहिए। गुजराल जी का मैं एक बस एक उदाहरण देना जी, चाहूँ। जी। इंदिरा गांधी जाती हैं रूस में और वो ब्रेज़नेव नाम के बड़े मशहूर राष्ट्रपति जी, यूएसएसआर के, वो बैठे हैं और गुजराल जी विदेश मंत्री हैं। बार-बार वो गुजराल की घड़ी देख रहे हैं, हाथ में घड़ी पहने थे, एचएमटी की घड़ी। अब इंदिरा गांधी को आभास हो गया कि ये अच्छा रूस का राष्ट्रपति बहुत बड़ा होता है। जी, जी। आज भी होता है, पहले और भी बड़े होते थे और हमारे उनसे बड़े अच्छे संबंध। तो इंदिरा गांधी ने उनसे धीरे से कहा कि ये घड़ी जो है तुम उसको उधार के दे दो, उसको पसंद आ रही है। तो गुजराल साहब ने नहीं दी। 2 बार 3 जब वो खत्म हो गया उनका मीटिंग, उसके बाद बाहर निकले, इंदिरा गांधी ने कहा तुम अजीब आदमी हो इंदर कुमार, मैं तुमसे बार-बार कह रही थी घड़ी दे दो। तो अब गुजराल साहब का देखिए आप जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि देखिए मैं भारत का जो हूँ विदेश मंत्री हूँ और ये मेरा आत्मसम्मान मुझे गवारा नहीं करता। कि मैं जी, घड़ी उतार के दे दूँ। जी। तो बाद में गुजराल साहब ने वो 5 घड़ियों का एक सेट एचएमटी का उनको जाके ब्रेज़नेव साहब को अगली यात्रा में जाके भेंट किया। लेकिन ये नहीं कि देश का मंत्री जो है, घड़ी वो घड़ी उतार उतार के के दे दे रहा है। दिया है। और वो भी कि कोई जिसको आप बड़ा समझते हैं। तो ये इस तरह की छोटी कुछ घटना है, लेकिन ये एक उनका मतलब एक व्यक्तित्व दर्शाता है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को भारत रत्न दे दिया। ये बात सही है कि वो 1956 की बात है। 1956 में 55 में तो भारत रत्न शुरू हुआ 54 में। तो उसके बाद लेकिन उसमें नेहरू जी हिंदुस्तान में ही नहीं थे। वो वियना, ऑस्ट्रिया गए हुए थे। उस ज़माने में यूरोपियन टूर पे गए थे और यहाँ पर जो देश के राष्ट्रपति थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैंने जो था एक पहली बार संवैधानिक काम किया। मतलब प्रेसिडेंट का जो हमारे देश में जो संविधान में लिखा है कि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने उसको वो करते हुए कि मैंने उसमें उनकी एड और एडवाइस नहीं ली। ये कौन कह रहा है? राजेंद्र प्रसाद, देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और बहुत ही कद्दावर शख्सियत। वो कह रहे हैं, अब हम उसको कह रहे हैं कि नहीं नेहरू ने अपने आप को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने असंवैधानिक काम किया कि नेहरू की जानकारी या अनुमति के बिना मैंने नेहरू को भारत रत्न भारत दिया और भारत रत्न जब नेहरू वापस आते हैं तो उनको दिया जाता है और उस समारोह में आज भी होता है कि जिसको भी भारत रत्न मिलता है उसका एक पूरा साइटेशन पढ़ा जाता है उनकी उपलब्धियों। तो नेहरू का साइटेशन नहीं पढ़ा गया क्योंकि उनकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा थी। तो इस तरह की घटना तो मैं कोई नेहरू के पक्ष में नहीं, लेकिन जो तथ्यात्मक बात है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि आज एकदम से आदमी को अटपटा लगे कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उन्हीं को भारत रत्न मिल गया। पंडित नेहरू की तुलना हमेशा मतलब प्रधानमंत्री अभी जो हमारे वर्तमान हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी अपनी खुद की भी इच्छा होगी या नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन देश में हर व्यक्ति की इच्छा होती है। हम लोग भी अपने पूर्वजों और अपने बड़ों की तरह सोचते हैं कि हमको अगर वो सम्मानित रहे हैं तो जाना जाए। तो मैं इसको नकारात्मक रूप में नहीं लेता हूँ कि जी अगर बिल्कुल। मोदी जी की आकांक्षा हो कि मुझे पंडित नेहरू की तरह याद किया जाए तो कोई गलत बात नहीं है, इस इच्छा का होना। लेकिन इस पुस्तक में आपने उनका भी उल्लेख किया है। मैं चाहूँगा कि चूँकि आपने 14 के 14 प्रधानमंत्रियों को के बारे में लिखा है और भारत के प्रधानमंत्री देश, दशा और दिशा इस पुस्तक का नाम है। मैंने बुक कैफ़े में एक दिन एक किताब में इस पुस्तक की चर्चा की है, तो मैं तो इसको पढ़ चुका हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को हमारे ये जो नरेंद्र मोदी जी और पंडित नेहरू में क्या कोई किसी स्तर पर कोई समानता का बिंदु है? बिल्कुल है। उसके बारे और में बता दें। नहीं, क्योंकि और मेरी रुचि का विषय इसलिए कि दोनों को भारतीय सिनेमा और कलाकारों का इस्तेमाल मतलब करना, एक इस्तेमाल से मतलब मैं उसमें पॉजिटिव सेंस में जी, कि उनका करना आता है। जवाहरलाल नेहरू ने जैसे मैंने कहा कि आज़ाद हिंद पृथ्वीराज कपूर जी का पृथ्वीराज बताएँ। कपूर का, और उस ज़माने के अगर आप पहले 10-12 साल देखें तो जो सिनेमा था जैसे महबूब और बड़े-बड़े जी, लोगों ने जो फ़िल्में बनी, उसमें एक उनका सामाजिक दायित्व बहुत ज़्यादा, महिलाओं को इज़्ज़त देना, जो पूरा 2 बीघा ज़मीन, इस जी, तरह की जी। बहुत सी बनी कि जिसमें कृषि से जुड़ी हुई समस्याएँ वो तमाम। तो वो एक नेहरूवियन थॉट, नेहरूवियन उससे एक उसको ऊपर हमें उसकी अक्कासी नज़र आती है, उसका नक्श नज़र आता है, उसकी तस्वीर नज़र आती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्वच्छ भारत का जो एक बड़ा संवाद शुरू किया और देश में एक तरीके की जागरूकता पेश करनी चाहिए की कोशिश की, उसमें उन्होंने फ़िल्म जगत के लोगों का भरपूर इस्तेमाल किया और फ़िल्म जगत के लोगों से आज भी वो उस तरह का संवाद, क्योंकि जो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ़िल्मों के ज़रिए जो है वो चीज़ें अच्छे बेहतर तरीके से हो जाती। तो इसको मैं देखिए कोई बहुत गलत बात नहीं मानता, क्योंकि ये अगर वो उस चीज़ का जो नेहरू ने किया और उसको मोदी जी अपने तरीके से कर रहे हैं और दोनों को इसका फ़िल्म का जो एक मीडियम है या फ़िल्मकार, अदाकार की जो एक समाज में हैसियत होती है, उसका इस्तेमाल करके लोगों की जो सोच बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो सराहनीय चीज़ है। रशीद भाई, इसमें एक सवाल मेरा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, जो आलोचक, जो बौद्धिक लोग हैं तथाकथित, या वास्तव में जो बौद्धिक हैं, उनका ये मानना है कि जैसे जो दक्षिण पंथ के बौद्धिक लोग हैं, वो का आरोप लगाते हैं कि नेहरू के शासनकाल में जो फ़िल्में बनी थी, चूँकि सिनेमा की बात हो रही है इसलिए इस बात जी, को जी, मैं ले बिल्कुल आया। सही बात है। वो एजेंडा आधारित फ़िल्में थी, वामपंथ को बढ़ावा देने वाली थी, उसमें उन्होंने नेहरू के एजेंडे को सेट किया। अभी जो फ़िल्में आ रही हैं, जो हमारे दूसरे जो वामपंथी लोग हैं, उनका आरोप ये है कि चाहे वो केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स हो, केरला पर एक केरला स्टोरी में या फाइल्स फ़िल्म आई थी। तो ये एक तरफ़ा फ़िल्में हैं। ये बहुत ज़्यादा एक समुदाय को नकारात्मक उसका पहलू दिखा रही हैं, आतंकवाद या जिस भी नाम पे। इसको, इस बिंदु को, ठीक है, दोनों प्रधानमंत्रियों ने, नेहरू जी तो अब नहीं हैं, वो जवाब नहीं दे सकते। नरेंद्र मोदी जी भी हमारे लिए नहीं ही हैं, वो हमारी रीच में नहीं है, तो वो भी हमको जवाब देने नहीं आएँगे। लेकिन जो दर्शक देख रहे होंगे, मैं उनके लिए ये जानना चाहता हूँ कि अभिनेताओं का राजनीति में किसी अच्छे कर्म के लिए, उद्देश्य के लिए प्रयोग करना, उनका साथ लेना एक बात है, और ऐसी फ़िल्में बनाना जो विचारधारा के स्तर पर या तो प्रभावित कर रही हों लोगों को, या खलनायक बना रही हों, कितना उचित है? आप इन दोनों को जोड़कर कहाँ जी, देखते हैं? बड़ा आपने अच्छा प्रश्न किया है और बहुत ही गंभीर प्रश्न है। इसका जवाब भी कोई आसानी से हाँ या ना में हम नहीं दे सकते हैं। देखिए, एक तो कला की बात है, जैसे पुस्तक लिखी जाती है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको, लेकिन जो एक चारदीवारी होती है, मतलब कि आप ऐसा ना करें कि जिससे बहुत ज़्यादा उन्माद फैल जाए। जैसे पब्लिक ऑर्डर, जैसे मैं टीवी डिबेट में जाता हूँ तो वहाँ कहते हैं कि साहब नेहरू ने संविधान का संशोधन कर दिया। अरे! तो संविधान का संशोधन तो होता ही, अगर संविधान का संशोधन नहीं होता तो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें, चाहे वो पंचायती राज का कानून हो, चाहे वो शोषण भारत में बहुत सी चीज़ों का जो ज़मींदारी ज़मींदारी उन्मूलन, सिस्टम कोई भी उन्मूलन, कोई तो ये कर का बैंक नेशनलाइज़ेशन, तो हर चीज़ का वो रहता है। तो इस तरह का हमारे यहाँ जो एक नैरेटिव होता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो पत्रकार या जिन लोगों को समझ है और जिनके पास कोई अच्छी तथ्यात्मक जानकारी है, वो जनता के बीच में लाएँ, क्योंकि उसी से लोग सीखेंगे और समझेंगे। और जैसा मैंने कहा कि जो आजकल जो इतिहास और राजनीतिक शास्त्र वगैरह, समाजशास्त्र लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे रोज़गार नहीं मिलते। तो लोगों को पता ही नहीं कि हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है, कि जो स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक चीज़ जो जो इंडियन स्टेट है, जो हमारा गणराज्य है, उसके प्रति मेरी निष्ठा 100% है। लेकिन जो सरकार है उसके पीछे तो नहीं हो सकती। तो 80 हो सकती है, 90 हो सकती है, 10 हो सकती है। लेकिन उसका भेद मिटाने का एक पॉलिटिकल नैरेटिव में प्रयास होता है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए। जहाँ तक कला का है और फ़िल्मों का, तो फ़िल्में हर तरीके की बननी चाहिए और बनती आ रही हैं। वो लोगों का एक विवेक होता है, लोग उसको एक्सेप्ट करते नहीं करते। प्रोपेगेंडा फ़िल्म की आपने बात करी, वो मेरे दृष्टिकोण से गलत है। लेकिन कुछ दिनों बाद आप उसका देखिए, उसका एक क्रेज़ एक वो खत्म हो जाता है। 5 फ़िल्में बनी भगत सिंह की, चली एक ही फ़िल्म चली। तो हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी प्रतिस्पर्धा भी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसको लेकिन समाज को फैसला, मतलब मैं उसके प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हूँ। और जो फ़िल्म मेकर ये सोचते हैं कि वो फ़िल्में ऐसी बना कर के कि कोई राजनीतिक सोच को आगे बढ़ा कर के उनका फ़ायदा होगा, वो आप अगर देखें, आज की चुनाव की बात की नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी वो ऐसे चलती नहीं। बहुत सी ऐसी फ़िल्में बनी जो जिसे हम कहते हैं हल्की फ़िल्में थी या सतही फ़िल्में थी, प्रोपेगेंडा फ़िल्में, वो नहीं चली। 1-2 बार ज़रूर लोगों ने जा कर के देख ली, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं। इम्पैक्ट इन फ़िल्मों का होता है जो ऐसी फ़िल्में जो सदाबहार फ़िल्में रहती हैं। अब आप आज भी आप गरम हवा देखें तो आपको कहीं न कहीं आप कुछ सोचने में मजबूर हो जाएँगे। तो मुझे लगता है कि वो एक फ़िल्म निर्माता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है।
चलिए, आपने एक कालखंड की बात की, एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है जो सिंधियाज़ पे है जो बहुत पॉपुलर है, द हाउस ऑफ सिंधियाज़ या सागा ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड ट्रुथ। ये आपने सत्ता, राजनीति और षड्यंत्रों की जो महागाथा, ये समझ में नहीं आता है इस पुस्तक को देखने के बाद कि यह पुस्तक दरअसल कहना क्या चाहती है। आप सिंधिया घराने को तो ज़रूर राजघराने को आप ले रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में तीनों जो शब्द हैं, सत्ता समझ में आता है, राजनीति भी समझ में आती है। ये जो षड्यंत्र और उसकी महागाथा है, इस पुस्तक के पीछे की सोच क्या थी? इस पुस्तक का जो 1-2 महत्वपूर्ण बिंदु मैं दर्शकों से कहूँगा, इससे हमारे लिए ये अच्छी बात है कि कम से कम ये पुस्तक हिंदी में उपलब्ध है। भारत के प्रधानमंत्री हिंदी में लिखी ही गई थी। ये अनुवाद हुई है। और मैं प्रकाशकों से कहूँगा कि वो जो दूसरी पुस्तकें हैं उन सबको भी हिंदी में लेके आएँ। हिंदी का पाठक वर्ग क्यों वंचित रहे रशीद किदवई जी के इतनी महत्वपूर्ण काम से। लेकिन ये जो सिंधिया राजघराने की गाथा है, इसको लिखने के बाद क्या उस परिवार में से किसी की कोई प्रतिक्रिया रही हो तो वो भी मैं जानना चाहूँगा। और अ, इसका जो मूल बिंदु है जहाँ मैं षड्यंत्रों की जो जी, जी। महागाथा। देखिए मैं तो उनका एक तरीके से आभारी हूँ क्योंकि मैं उन सब लोगों को जानता हूँ और मिला भी हूँ और पुस्तक मैंने भेंट भी की और उन्हें स्वीकार भी की। तो ये मेरा मुझे लगता है उनका एक तरीके के बड़प्पन भी है। क्योंकि देखिए इसमें जैसा पूरा शीर्षक बता रहा है देखिए ये सिंधिया परिवार क्यों? सिंधिया परिवार इसलिए क्योंकि एक सिंधिया परिवार का एक अपना एक बड़ा राजनीतिक महत्व है। मैंने इसके उसमें ही लिखा और मुझे उसका कि लोग अगर मैं आपसे कोई पूछूँ कि देश में राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा कौन-सा सक्रिय परिवार है? तो 10 में से 9, 100 में से 90, 95 हो सकता है 100 के 100 गांधी परिवार कहेंगे। लेकिन अगर आप 1947 से मतलब 1951 से भी देखेंगे आज तक, तो कभी भी 1 घंटा भी नहीं हुआ है कि जो सिंधिया परिवार का कोई सदस्य जो है वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में ना हो रहा हो। और अगर हम 1731 में जाते हैं, राणोजी महाराज के समय से लेके आज तक, तो ये एक अकेला परिवार है दुनिया में मेरे हिसाब से जो मतलब जो था पहले राजशाही से लोकशाही और मतलब लोकतंत्र में उसका प्रतिनिधित्व रहा। 1947 में जो महाराजा ग्वालियर थे वो राज्य प्रमुख यानी गवर्नर हो गए। 1957 में नेहरू ने उनको तलब किया। जो वो महाराज थे जीवाजी जी, ज जी। जी, जी, हाँ, जॉर्ज सिंधिया। जॉर्ज सिंधिया को बुलाया, जॉर्ज सिंधिया खुद नहीं गए, उन्होंने कहा पता नहीं नेहरू जी क्या कहते हैं। वहाँ क्या था भारतीय आप ये बता रहे हैं ये राजनीतिक बात है लेकिन दिलचस्प है कि दक्षिणपंथी सोच का नेहरू को कितना मतलब आकलन क्या था। तो जो 51 का चुनाव हुआ तो उसमें 2 सीटों का चुनाव होता था तो ग्वालियर, गुना इस क्षेत्र में मध्य भारत में भारतीय जनसंघ सीटें जीती। तो नेहरू ने उनको बुलाया बोला। और उनसे कहा कि उनका महाराज नहीं आए तो उनका अरे महाराज व्यस्त हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा तुम चुनाव लड़ोगी? अब ये जो महारानी जो थी राजमाता विजयराजे सिंधिया ये एकदम से घबरा गईं कि इतनी बड़ी बात। तो उन्होंने कहा कि वो लाल बहादुर शास्त्री और जो वो कैलाश नाथ काटजू उस ज़माने में मेरे ख्याल से गृह में वो आपसे बात करेंगे। और शास्त्री देखिए जो लोग कहते हैं इतिहास का तो मैं सब इसलिए नाम ले रहा हूँ कि शास्त्री जी उन्हें बाध्य करते हैं और राजमाता सिंधिया जिनको एक दक्षिणपंथी सोच का एक बहुत मतलब आइकॉन रही आइकन हैं। है, वो 2 चुनाव कांग्रेस के टिकट से लड़ती हैं, 1957 का और 1962 का। और उसके बाद में फिर वो जो था उनकी राजनीतिक सोच बदली। तो सिंधिया परिवार जो था पूरे समय एक सक्रिय राजनीति में रहा और बड़ा दिलचस्प, बड़ा उतार-चढ़ाव रहा। देखिए, हम जब इतिहास पे पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ परस्त थे। एक कहा भी जाता है मैंने उसमें सावरकर वीर सावरकर ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा और भी कविताओं में भी बहुत कुछ उनके बारे में लिखा गया। लेकिन अंग्रेज़ कैसे थे कि जो एक बात कही जाती है और वो इतिहास उसका गवाह है कि जब 1857 का जो देश का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो बहुत से लोग आए और जो थे महाराजा सिंधिया जो थे वो जाकर के ग्वालियर छोड़ के वो उधर आगरा और उधर चले गए अलीगढ़ के साइड में। और उस समय जो था सेना उनकी बढ़ गई। कुछ अंग्रेज़ के साथ थी, कुछ स्वतंत्रता संग्राम में आ गई और लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या करा और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो सदस्य होते हैं परिवार के वो सोचते हैं कि ये हमारे बारे में अच्छा लिखा गया, बुरा। दरअसल देखिए तो पाठकों के लिए किताब लिखी जाती है। तो अंग्रेज़ ने क्या करा कि उनको असलहा देते थे। अगर गोला-बारूद दिया तो बंदूकें नहीं दी। बंदूक दी
तो गोला बारूद नहीं दिया। मतलब जो सिंधिया परिवार जो उनका सबसे एक तरीके से खास खास था, जिस पे उन्हें पूर्ण विश्वास था, और लेकिन उन तक पे उसने विश्वास नहीं किया। तो इस तरह की, और ये सब फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में पेश किया है। तो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अगर लिख रहे हैं और समकालीन इतिहास के बारे में लिख रहे हैं, राजनेताओं के बारे में, तो आपको इसकी इतनी फ़िक्र, मतलब कानून की तो फ़िक्र करनी चाहिए और वो ज़रूरी भी है कि आपके ऊपर कोई आप गलत बात लिख दें, कुछ ऐसा जो डिफ़ेमेशन की बात आए। लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग उसको कैसे लेंगे, ये तो पाठक उसको कैसे लेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक विवाद पारिवारिक विवाद संपत्ति को लेकर रहा जी है, हाँ, जी हाँ। वहाँ तक भी आप मुझे लग रहा है कि संपदा के विभिन्न रंग यहाँ तक भी आप आए हैं। अ, आपको ये नहीं लगा कि ये जब मैं लिख रहा हूँ तो ये लोग नाराज़ होंगे, क्योंकि ये तो सब जीवित लोग हैं और उनके आपस में संबंध भी अच्छे हैं और सभी राजनीतिक रूप से सक्षम हैं एक तरह से? जी, देखिए नाराज़, मतलब नाराज़गी की, देखिए एक तो एक उनका व्यक्तिगत मामला है और हो सकता है कि उन्हें इसके कुछ अंश नहीं पसंद आए, जो उनका अधिकार है कि कोई किताब उनके बारे में लिखी गई है। लेकिन किताब में कोशिश सारी ये की गई कि तथ्यात्मक बात, इसलिए कोई, जैसे मैं कह रहा हूँ, किसी किस्म का प्रकाशक को या लेखक को कोई नोटिस आए, कोई आपत्ति दर्ज हो, वो बात नहीं है। देखिए ये तो इतिहास है कि राजमाता सिंधिया का जब निधन हुआ, तो उन्होंने जो था उस समय अपने बेटे, अपनी मतलब जो उसकी उससे उनको संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था, और एक और बड़े जो उसमें वहाँ के जो उनके उनके केयरटेकर थे। उनके जो केयरटेकर क्या थे, थे। उनके बहुत जब बड़े जो उनके साथ में थे, उनका भी बड़ा एक पूरा का पूरा जो थी भूमिका रही थी। तो तमाम जो उतार-चढ़ाव को तथ्यात्मक रूप से पेश किया गया, लेकिन उसमें बहुत से मानवीय पहलू भी सामने आए कि राजमाता सिंधिया जो थी, वो क्योंकि भाजपा में थी और माधवराव सिंधिया को पसंद नहीं करती थी, मिलने को भी नहीं चाहती थी। लेकिन एक बहुत बड़े समय तक जब वो अपना अंतिम समय में जब वो अपोलो अस्पताल में थी, तो वो माधवराव उनके पास जाते थे और हाथ पकड़ के वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे। और उसमें उनकी माता क्योंकि वो मतलब उस तरह की चेतना की उसमें भी नहीं थी, लेकिन वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे सिंधिया जो उनकी बेटी वहाँ मौजूद होती थी, वो कहती थी कि भैया के कदमों की आहट से वो राजमाता के चेहरे पर एक चमक आ जाती थी। कि बेटा आ रहा, कहते हम हर समय रहते हैं हमारे जब भैया आते हैं, तो भैया को लेकर के, तो ये एक मानवीय चीज़ें होती हैं जो हर इंसान, देखिए वो जनवरी 2001 में राजमाता सिंधिया का निधन होता है, और सितंबर में 30 सितंबर 2001 में ही माधवराव भी गुज़र जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, तो देखिए ये एक और चीज़ जो मैंने इस किताब के ज़रिए समझी और समझ, कि हम लोगों को, बहुत से मध्यम वर्ग और दूसरे लोगों को, सबको लगता है कि साहब पैसा सब कुछ है। यहाँ आप देखिए इस परिवार में एक तरीके का राज परिवार जिसको हम लाते हैं, बहुत ही वहाँ की महिलाओं ने, चाहे राजमाता हो सिंधिया खुद हों, या वसुंधरा राजे या यशोधरा राजे सिंधिया, तीनों बड़ी कठिन और बड़ा परिश्रम, बड़े इम्तिहान दिए उन्होंने, जो एक आम आदमी को के ज़िंदगी में इतने उतार-चढ़ाव नहीं आते हैं। आप किताब पढ़ेंगे और उनका जीवन समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा अरे हम उनसे बेहतर हैं। मतलब इस तरीके का। तो एक कठिन जीवन बिताना, तो इसका कोई ये नहीं रहता कि किसी के पास महल हो, खजाना हो और तो वो सुखी हो। अ, हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। इस पुस्तक पर हम शब्दरथी कार्यक्रम में बात करेंगे, क्योंकि द नागरवाला स्कैंडल इतना आसान पुस्तक नहीं है। मैंने इसके कुछ हिस्से पढ़े हैं और हम जल्द ही इस पर जी। बात करेंगे। अगला प्रोजेक्ट क्या है? कुछ और किताबों पे काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं? और खुद हिंदी में आप ये पुस्तक तो अनुवाद जयजीत लेचा ने की है। जी। ये आपने हिंदी में खुद लिख दी है। बाकी पुस्तकों को मैं चाहूँगा कि आप हिंदी में ज़रूर कराएँ, क्योंकि भारतीय भाषाओं में कायदे से तो ऐसी पुस्तकें भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए, क्योंकि आपने पूरे भारत का संदर्भ लिया है, तो अन्य भाषाओं में होंगी तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी। हिंदी में होगी तो और भी बड़े पाठक वर्ग तक जी, जी, पहुँचेंगी। बिल्कुल। देखिए मैं बिल्कुल, आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए, हिंदी में किताबें लिखी भी जानी चाहिए, वो हिंदी में लोग पढ़ते बहुत हैं। लेकिन मेरा सिर्फ़ एक अनुभव है, मैंने देखा है साहब, देखिए मेरी किताबें कई सोनिया गांधी की किताब मेरी 9 भाषाओं में हुई, जो 24 अकबर रोड 4 भाषाओं में हुई। तो अब क्या होता है कि देश में बड़ा मराठी पाठक बहुत पढ़ता है किताबें, खरीद के पढ़ता है। वो थिएटर भी जाता है, उसका एक शाम का एक बंगाली पाठक भी बहुत है। हिंदी में मुझे लगता है, देखिए मैं खुद अपने आप को एक हिंदी भाषी कहता हूँ, तो हमारे यहाँ इसका थोड़ा अभाव है। लोग जो है किताबें खरीद खरीद के कर नहीं पढ़ते। कहीं पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा-सा वो हो, तो उसमें मेरी बातें सभी को और उनकी जो रुचि हो,
जिस तरह की भी पढ़ने का उनको हो, उसको करें तो उससे थोड़ा-सा प्रोत्साहन मिलेगा, हौसला अफ़ज़ाई प्रकाशक होगी। को भी और लेखक को जी, भी। जी, बिल्कुल। तो और किताबें देखिए महँगी इतनी नहीं होती, हम एक जो फ़िल्म देखने जाते हैं पॉपकॉर्न उससे ज़्यादा उस पैसे में हम खर्च कर देते हैं आजकल। हर जगह या खाने के लिए बाहर जाते हैं, तो ये चीज़ जो है ना बड़ा किताब अगर आप पढ़ेंगे तो किताब पढ़ के मुझे आज तक मतलब मैंने बहुत सी किताबें और मतलब एक तरीके से आदत के हिसाब से पढ़ता हूँ। किताब पढ़ के जो खुशी मिलती है, वो मैं सही बताऊँ कि आपको वो एक फ़िल्म देख के या ओटीटी देख के वो आपको उतनी खुशी अंदर से नहीं मिलेगी, जितना पढ़ के मिलेगी। तो अगला प्रोजेक्ट क्या है? क्या आप किसी ऐसी शख्सियत पर भी कुछ लिखना चाहते हैं जिस पर पूरी एक किताब केवल एक व्यक्ति पर हो, ऐसा कुछ? देखिए, हाँ, मुझे एक ये भी एक दो इसमें मैंने 2 असल में किताबें लिखी हैं, एक तो छप के भी आ गई। क्या होता है कि कुछ लोग जैसे राजनेता होते हैं, उनकी किताब मतलब बड़ी ज़िंदगी रोचक होती है, लेकिन वो लिख नहीं पाते। तो एक जैसे एक किताब आई थी, एक आप लोग जानते होंगे वो मोहसिना किदवई जी हैं जो हाँ, एक राष्ट्रीय स्तर की, तो वो जो थीं उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, तो उसकी जीवनी में मतलब उसमें ये है, वो हिंदी में भी आई है, उर्दू में भी आई है, इंग्लिश में भी, इंग्लिश में हार्पर कॉलिन ने छापी है। तो है कि अ, माय लाइफ इन पॉलिटिक्स एज़ नरेटेड टू मी, तो मतलब उन्होंने मुझे मैं उनसे मिला और लिखा। तो सुशील कुमार शिंदे जो देश के गृह मंत्री रह चुके हैं और बड़े उससे आए, कठिन जीवन से आए। उनको बहुत परिश्रम करा कि मतलब वो सुबह 6 बजे निकलते थे जब छोटे थे और रात में 10 बजे नाइट स्कूल में पढ़ते थे। तो वो एक मतलब कोर्ट में एक चपरासी का काम किया, एक वार्ड बॉय का काम किया और देखिए देश के गृह मंत्री बने, कोई परिवार से नहीं आए। तो मुझे ऐसी मतलब वो उनको भी मैंने एक वो करा है, वो किताब अभी आके छप के आने वाली है। एक जो मैं मोहसिना जी की किताब का मतलब अध्ययन कर रहा था और जो मैंने पढ़ा, एक रोचक जानकारी मिली और वो मैं उससे कह के अपनी बात वो करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा जी। है मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ नहीं, नहीं। कि 1951 में पहले चुनाव हुए और अब 18वीं लोकसभा हो गई। इसमें तकरीबन मोटे-मोटे 9,000 से ज़्यादा सांसद हुए हैं। आपको हैरत होगी कि उसमें से मुस्लिम महिला का प्रतिनिधित्व कितना है? अ, नहीं मैं आपका वो नहीं, ये कोई मैं सामान्य ज्ञान का वो नहीं जी, जी। क्विज़ नहीं कर रहा। हाँ, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि केवल 21-22 महिलाएँ, 22 महिलाएँ, सोचिए 9,000 में से। पॉपुलेशन का लोकतंत्र में संख्या की बात होती है और उसमें से भी जो 21-22 में से कम 10 जो है वो वंशवाद की तरफ, अगर वंशवाद नहीं होता, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमारे लोकतंत्र में बहुत कम होता और मुस्लिम महिलाओं का तो और भी कम होता। तो वंशवाद एक अभिशाप है लोकतंत्र के लिए, लेकिन एक लेवल पे तो हमारे एक दोस्त थे वो ब्रिटिश पत्रकार थे, तो वो आए और बड़े कुछ दिनों यहाँ रहे, भी बड़े परेशान रहते। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, कहने लगे, "रशीद, नथिंग इज़ सिंपल इन इंडिया।" तो मतलब हर चीज़ का एक दूसरा पहलू होता है। हम जिस चीज़ को देखते हैं, जैसे हम कह रहे हैं, अभी मैं कह रहा था वंशवाद बुरी बात है। वंशवाद नहीं होता तो महिलाओं का लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व बहुत कम होता। मुस्लिम महिलाओं का और भी कम। तो मैंने वो कहा कि कौन 21 महिलाएँ थी? उनका मैं सबका प्रोफ़ाइल लिख रहा हूँ। छोटा-छोटा जैसे ये वाह! ये लीडर जी, जी। सिटीज़न के जी। लोगों को पता तो चले ये कौन लोग हैं और किस पृष्ठभूमि से आए। वो आपको काफ़ी रोचक किताब हुँ। लगेगी क्योंकि उसमें भी 10 तो वंशवाद हो गए और 12 जो थे वो महिलाएँ किस तरीके से आईं, क्योंकि जिस तरीके का समाज में जो उनको अड़चनें आईं, उसके बाद चुना जाना, फिर लोकसभा में प्रतिनिधित्व करना, ये बड़ा उनके लिए चैलेंज क्या रहा। ये जो पंचायती राज जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया राजीव गांधी जी के आने के बाद, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी। शायद उन्होंने ही ये प्रक्रिया लागू की थी कि वो चाहते थे कि उस स्तर पर, और उसका एक प्रभाव हम राष्ट्रीय स्तर पर अब देख रहे हैं कि जो लोग पहले ग्राम प्रधान के स्तर पर बने थे, तो पहले प्रधानपति ज़्यादा जी, जी, जी। इन्वॉल्व थे, लेकिन उन्हीं में से बहुत सारी महिलाएं पढ़ लिख के आगे आई, कुछ विधानसभा और संसद में भी पहुँच रही हैं। क्या अ, ये जो मुस्लिम समुदाय में जो पंचायती राज व्यवस्था के बाद कोई बदलाव उस स्तर पर आया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुँ। आया। उसके लिए जो है हमारे राजनीतिक दल ज़िम्मेदार हैं क्योंकि देखिए जो पंचायत में जो एक तरीके का जैसे आपने कहा सरपंच पति और इस टाइप हाँ, का एक सिस्टम प्रधानपति। शुरू हुआ, हुँ। प्रधानपति। लेकिन वहाँ के ऊपर भी ये जो एक तरीके का जो हमारे यहाँ पर जाति और समुदाय उसको लेकर के, धर्म को लेकर के जो हमारे यहाँ जो बिखराव है कि लोग उसमें तमाम जो है राजनीतिक दल उसके ज़िम्मेदार हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। तो उसमें क्या हुआ है कि पता देखिए लोकतंत्र में तो संख्या के आधार पे भागीदारी होनी चाहिए।
एक तरफ मैं मानता हूँ और मुझे कहने में कोई मुझे तो गर्व होता है कि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत अच्छा है, फल-फूल रहा है। आप देखिए लंबी-लंबी लाइनें लगा के 70, 80, 90% देखिए बंगाल में देखिए 90-90% हुँ, हुँ। चुनाव होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ मार-धाड़ भी जो जी, है जी। वो भी हिंसा और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसी तरीके से हमारे देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बहुत से ऐसे समुदाय हैं और केवल मुस्लिम समाज नहीं है, जो उससे छूट रहे हैं। आप पूर्वोत्तर में जाइए, मैं पिछले चुनाव में गया, बहुत मुझे हैरत हुई कि वहाँ वैसे महिलाएँ बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, नागालैंड में, मिज़ोरम में, म म मणिपुर में, तमाम जगहों के ऊपर। लेकिन आप उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखिए तो बहुत ही कम होगा। पहली बार अभी 1-2 राज्य में तो पहली बार जो है महिलाएँ चुनाव जीती हैं विधानसभा में। तो इसके लिए जैसे वो फ़िल्म का भी एक वो है ना कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, तो हमें बहुत कुछ करने की अभी ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतना वक़्त दिया। मैं चाहूँगा कि जल्दी ही ये किताबें आएँ और कम से कम महिला जागरूकता को लेकर और राजनीतिक सक्रियता को लेकर जो आपने बात कही है, क्योंकि इस बार मैं चुनावी नतीजों के बाद बहुत सारे आप जैसे विशेषज्ञ लोगों की टिप्पणियाँ सुन रहा था, तो सबने ये कहा कि नहीं, महिलाएँ बहुत सक्रिय थी। भाजपा ने भी माना कि उन्हें अगर कुछ सफलता मिल रही है तो उसमें महिलाओं का वोट उनके हिस्से आया है। यानी अब एक बात कही जा रही है कि जो महिला मतदाता हैं वो अब पतियों के और ससुर और परिवार के लोगों से ही मत नहीं करती, बल्कि अपना मत भी मतदान केंद्र में जाकर दे रही हैं। तो एक मुझ चीज़ मैं इसमें जोड़ना जी। चाहूँगा जो आपने बोला, देखिए पत्रकार होने को बड़े मतलब फ़ायदे होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है कि जो अब मुझसे रहा नहीं गया कि मैंने कहा मैं इस चीज़ को भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ महिला मतदाता की आपने बात करी और उसका लाभार्थी और तमाम राजनीतिक दल महिलाओं को एक वर्ग के रूप से देख रहे हैं। दक्षिण में चुनाव हो रहा है तमिलनाडु में। शिवगंगा नाम की सीट है जहाँ पर जी। चिदम्बरम उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम से चुनाव के समय मेरी भेंट होती है और मैं उनसे पूछता हूँ कि साहब क्या तो कह लगे अरे साहब यहाँ पर महिला वोटर हैं, वो ज़्यादा बढ़-चढ़ के मतदान हिस्सा में ले रही हिस्सा हैं। ले रही है, लोकतंत्र में हिस्सा ले रही है। लेकिन एक समस्या है कि वो जहाँ भी मैं जाता हूँ तो वो महँगाई की बात करते हैं, प्राइस राइज़ इंग्लिश में बोला कि प्राइस राइज़ की बात करते हैं। तो मैंने कहा तो अच्छा है प्राइस कहने लगे नो, नो, नो प्राइस राइज़ मतलब गोल्ड प्राइस। तो बात जो है तमिलनाडु में चुनाव का मुद्दा महिलाओं को लेके गोल्ड प्राइस क्योंकि 10 तोला सोना देना पड़ता है शादी में और ये देखिए ये एक हमारी सामाजिक वही जो मैं कह रहा था मान्यता कुरीतियाँ है। मान्यताओं के तो वो 10 तोला सोना देना था सोने का दाम बढ़ रहा है। अब ये बताइए जनप्रतिनिधि सोना के दाम कहाँ से कम कर देगा? बहुत अच्छी बात है, कम से कम भारतीय राजनीति और लोकतंत्र और उसके साथ-साथ ये मजबूत हो ताकि रशीद किदवई जी के और भी अनुभवों से हम लोग दो-चार हों। आपकी जो दोनों तीनों पुस्तकें आने वाली हैं, वो जल्द से जल्द आएँ ताकि हम लोग फिर स्टूडियो में बैठ सकें और जान सकें। संयोग की बात ये है कि मैं भी पत्रकारिता में रहा हूँ और अ, अभी भी हूँ। मोहसिना किदवई जी से लेकर जिन भी लोगों की बात की है, बहुत सारे लोगों को मैंने भी नज़दीक से देखा है, उन लोगों को जानता हूँ, तो इसलिए भी आपसे बातचीत करना और भी रोचक रहा और बहुत आनंद आया। उम्मीद है शायद हमारे दर्शकों को भी आनंद आया होगा। आप हमारे कार्यक्रम के बारे में अपनी राय अवश्य बताते रहें। अगले सप्ताह मैं किसी और अतिथि के साथ फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद। नमस्कार।